Hello, everybody. I hope you all are doing very well. So am I. गाइस आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा मर्जर्स एक्विजिशन एंड कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। अब सर, इस टॉपिक का क्या रेलेवेंस अपने पेपर के लिए और इन रियल लाइफ? तो पेपर के लिए ये टॉपिक आपको ऑलमोस्ट 6 to 8 मार्क्स का आएगा, और अगर लकी रहे आप तो ये 10-12 मार्क्स का भी आ सकता है इंक्लूडिंग एमसीक्यूज। एंड रियल लाइफ में ये चैप्टर का बहुत बहुत ज़्यादा रेलेवेंस हो जाता है। ओके, तो जब भी आप कोई न्यूज़ देखते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल रिलायंस ने किसी के साथ मर्जर किया, अडानी ने सीमेंट का मर्जर किया, या कोई भी फॉरेन कंपनीज किसी के साथ मर्जर्स करती है, एक्विजिशन करती है, तो उससे आपको क्या समझ में आता है कि ये क्यों किया जाता है या पर्पस क्या है इसके पीछे? ओके, तो मेन जो पर्पस रहता है मर्जर एक्विजिशंस का वो होता है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक लाइन ऑफ बिजनेस है, से मेरी एक किराना शॉप है, एंड मैं सारे दाल चावल और जितनी भी टाइप की चीज़ें सब रखता हूँ, शक्कर एंड एवरीथिंग। अब मुझे अपनी इस बिजनेस को बढ़ाना है, तो मैंने क्या देखा कि मेरे बाजू में एक बंदा है जिसकी जनरल स्टोर की दुकान है, फॉर एग्जांपल शैम्पू, कंडीशनर्स, नोटबुक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा की दुकान। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने इस किराने के बिजनेस को और एक लेवल पे एक और स्टेप लूँ और इसमें जनरल स्टोर वाली स्टफ भी ऐड कर दूँ, ताकि कोई भी अगर छोटा-मोटा कोई इंसान आता है जिसकी एक कॉलोनी में दुकान है या एक गली में किराने की दुकान है, वो मेरे पास से सब कुछ चीज़ें लेके जा पाए। तो मैंने उसको बोला कि भाई, तेरा जो भी बिज़नेस है, तू वो मुझे बेच दे, ठीक है? बेचारा अकेला बूढ़ा आदमी था, क्या करेगा? उसने बोला ठीक है, मैं आपको बेच देता हूँ। उसने अपना बिज़नेस मुझे दे दिया। अब मुझे क्या फ़ायदा होगा कि कोई भी कस्टमर जो मेरे पास आ रहा है, उसे कहीं और भटकने की नीड नहीं है। उसे एक ही जगह पे किराने की भी और जनरल स्टोर की भी सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो एक छोटा एग्ज़ाम्पल था आपको रिलेटेबल करवाने के लिए। मर्जर्स एक्चुअली बहुत-बहुत बड़े पैमाने पे होते हैं, बहुत सोच समझ के किए जाते हैं, बहुत सारे कैलकुलेशंस करके हम इस मर्जर के स्टेप पे पहुँचते हैं। ओके? एंड मर्जर का सबसे बड़ा ये एडवांटेज ये रहता है कि आपका लाइन ऑफ बिज़नेस बढ़ जाता है। आप एक सेगमेंट से उठ के दूसरे सेगमेंट पे आ सकते हैं। ओके? ये बहुत बड़ा एडवांटेज रहता है मर्जर का। तो सर, हम इस चैप्टर में क्या-क्या सीखेंगे? हम इस चैप्टर में हर वो कैलकुलेशन, हर वो टर्म सीखेंगे जो आपको रियल लाइफ में जब भी आप कोई कंपनी में होंगे या आपका कोई खुद का बिज़नेस होगा, तब आप जब मर्जर्स, एक्विजिशंस की बातें सुनेंगे या उस प्रोसेस में होंगे, तो आपको ये हर एक सिंगल चीज़ एज़ इट इज़ रियल लाइफ में काम आने वाली है। वन ऑफ द मोस्ट प्रैक्टिकल चैप्टर्स ऑफ एएफएम। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। एग्ज़ाम पर्पज़ से भी मैं आपको इतना सॉर्ट कर दिया हूँ ना, पता है ये जो चैप्टर है, ये बहुत ही लॉजिकल चैप्टर है, ठीक है? आप खुद सोचो यार, मैं किसी कंपनी को खरीदने जा रहा हूँ, तो मैं क्या देखूँगा, ठीक है? क्या बेसिक चीज़ें देखूँगा कि भाई वो कितना कमाती है, उसका मार्केट में प्राइस क्या चल रहा है, उसके पे कोई बड़ी लॉन्ग टर्म डेट, कोई क्रेडिटर्स की लायबिलिटी, कोई कोर्ट का केस एंड दिस दैट, ये सारी चीज़ें हैं कि नहीं? तो उतना ही ईज़ी चैप्टर है ये, पता है? सी, कोई भी जो चैप्टर होता है, उसमें थोड़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ें रहती है एएफएम में, लेकिन ये जो चैप्टर है ना, इसमें कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं है। मतलब एक भी चीज़ नहीं है जिस पे आपको सोचना पड़े या आपको कोई चीज़ ना जमे। प्योर लॉजिकल चैप्टर है। एक-एक स्टेप से मैं आपको बताऊँगा कि कैसे हम सारी चीज़ों को याद करते जाएँगे नहीं, आई मीन याद करते जाएँगे, मतलब हम सारी चीज़ों को समझते जाएँगे, ताकि वो ऑटोमैटिकली वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फिट रहे और एग्ज़ाम के टाइम पे हमें ज़्यादा स्ट्रेस ना लेना पड़े। तो एक-एक करके चालू करते हैं, ओके? पहले कुछ बेसिक से चालू करते हैं, हम समझते हैं मर्जर्स, एक्विजिशंस और उसकी सारी बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ जो आगे हमें पूरे चैप्टर में यूज़ होने वाली है। ओके, तो बेसिक्स ऑफ मर्जर एंड एक्विजिशन। पहले अपन देखते हैं टर्म्स यूज्ड इन मर्जर एंड एक्विजिशंस। तो फर्स्ट इज मर्जर, सिंपल, व्हेन टू और मोर कंपनीज
joined together to form a single bigger company. For example, Jio Cinema and Disney Plus Hotstar combined to make Jio Hotstar. आपने देखा होगा कि बहुत टाइम पहले एक न्यूज़ चल रही थी कि डिज्नी हॉटस्टार को रिलायंस टेक ओवर करने वाला है, मुकेश भाई टेक ओवर करने वाले हैं। तो उन्होंने क्या किया, जियो सिनेमा जो उनका ऑलरेडी था, उन्होंने डिज्नी हॉटस्टार को टेक ओवर किया और एक बड़ी कंपनी बनाई जिसका नाम था जियो हॉटस्टार। अब आपको ऐसा लगता होगा कि सर ये तो थोड़ा उल्टा लग रहा है। हमने अब तक क्या देखा था कि कोई बड़ी कंपनी होती है, वो छोटी कंपनी को अपने अंदर मर्ज कर लेती है, राइट? तो गाइस कई बार ऐसा नहीं होता है। अब अगर आप सिर्फ जियो सिनेमा को एज अ सिंगल एंटिटी देखोगे, तो वो हॉट डिज्नी हॉटस्टार के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है, कुछ भी 5% भी नहीं है। ओके, लेकिन इनकी जो पेरेंट कंपनी है रिलायंस, वो तो आप सब जानते हैं क्या है। बट अगर जियो सिनेमा के टर्म्स में हम देखें तो डिज्नी हॉटस्टार कुछ भी नहीं लगता है। तो ये जो मर्जर हुआ, इसमें एक स्मॉलर कंपनी ने एक बिगर कंपनी के साथ मर्ज करके एक नई एंटिटी बनाई विच इज जियो हॉटस्टार, जो आज हम सब यूज करते हैं। तो ये था बेसिक ऑफ मर्जर। जस्ट अ मिनट। नेक्स्ट इज एक्विजिशन, when one company buys shares in equity or the assets of the another company. For example, वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट के अंदर एक्वायर किया कुछ स्टेक। ओके, तो वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट के अंदर स्टेक्स एक्वायर किए। अब सर दोनों तो सेम ही लग रहे हैं, यहाँ भी दोनों ने एक जियो सिनेमा ने डिज्नी को एक्वायर किया और यहाँ वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट को। बेसिक मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ मर्जर और एक्विजिशन में। मर्जर में जो है नई कंपनी फॉर्म होती है, पुरानी दोनों एग्जिस्टिंग खत्म हो जाती है। ओके, ना अब जियो सिनेमा रहा है ना डिज्नी हॉटस्टार रहा है। ओके, अब एक नई कंपनी है, अब एक नया एंटिटी फॉर्म हो चुका है जियो हॉटस्टार। एक्विजिशन में ऐसा नहीं होता। एक्विजिशन में क्या होता है कि मैंने किसी का एक परसेंटेज ऑफ शेयर लिया, या पूरा भी ले सकता हूं मैं, बट जनरली एक्विजिशन इन परसेंटेज ऑफ शेयर्स होता है कि मैंने किसी कंपनी का 80% 90% शेयर लिया। ओके, तो तब क्या होता है, जो कंपनी एक्वायर कर रही होती है वो भी एग्जिस्टिंग होती है, और जो एक्वायर्ड हो रही है, जो टारगेट कंपनी होती है, आगे हम सीखेंगे इन सब शब्दों का मतलब। जो टारगेट कंपनी होती है मतलब जिसको हमें एक्वायर करना है, उसका भी एग्जिस्टेंस करंटली इन प्रेजेंट होता है। ओके, तो ये एक बेसिक डिफरेंस है बिटवीन मर्जर एंड एक्विजिशन। ओके, अगर मैं एएफएम पर्पस से बात करूं तो हम इन दोनों को सेम ही मान के चलते हैं, क्योंकि कैलकुलेशंस हम कुछ डिफरेंट नहीं करते हैं मर्जर और एक्विजिशन के लिए। हमारा जो सिलेबस है वो थोड़ा रेस्ट्रिक्टेड है, तो इन दोनों को आप सेम ही कंसिडर कर सकते हैं। ओके, ये गलत है, लेकिन हमारे एएफएम के हिसाब से इन दोनों को सेम ही कंसिडर किया जाता है। अब नेक्स्ट, टारगेट एंड एक्वायरिंग कंपनी। ओके, अ टारगेट कंपनी इज द वन विच इज बीइंग एक्वायर्ड और मर्ज्ड। अब इन दोनों केस में टारगेट कंपनी कौन सी थी, थोड़ा सोचना। फर्स्ट केस जो था मर्जर का, उसमें टारगेट कंपनी थी डिज्नी प्लस हॉटस्टार। ओके, और सेकेंड केस में टारगेट कंपनी थी फ्लिपकार्ट। मतलब कि द कंपनी हु बाइज द अनदर कंपनी, द कंपनी हु इज द बायर इज known as the acquirer, acquiring company, and the company who is being sold is known as the target company. Okay, ये दोनों शब्द आपको काम आएंगे पूरे इस चैप्टर के कैलकुलेशंस में, तो आप याद रखना। हम बायर सेलर नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं जिसने एक्वायर किया, जिसने खरीदा, दैट इज द एक्वायरर, एंड जिसने बेचा उसका नाम है टारगेट कंपनी। ओके, फोर्थ आते हैं वैल्यू ऑफ एक्विजिशन। ओके, मार्केट वैल्यू ऑफ द टारगेट कंपनी इन द मर्ज्ड एंटिटी इज नोन एज वैल्यू ऑफ एक्विजिशन। अब हम ये देखेंगे कि बहुत सारे कैलकुलेशंस में हम मर्ज्ड एंटिटी की वैल्यू निकालेंगे। ओके, तो इस पूरे चैप्टर में हम एक्वायरर के पॉइंट ऑफ व्यू से मेजॉरिटीली 80% ऑफ द टाइम कैलकुलेशंस करेंगे।
कुछ कैलकुलेशंस रहेंगे जो टारगेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी होंगे, तो ये वन ऑफ दोज कैलकुलेशंस है। Market value of the target company in the merged entity, which is equal to value of acquisition is equal to value of merged entity minus value of acquirer. अब सर ये VAT, VA ये सब क्या है? ओके, आप सिर्फ 10-15 मिनट तक इसे होल्ड करें। जब हम एक्चुअल इस मेन चैप्टर के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे पहुंचेंगे, आपको मैं सारी चीजें बता दूंगा। ओके, तब अपन इसको वापस टच करेंगे, आपको क्रिस्टल क्लियर समझ में आ जाएगा। भाई पे विश्वास रखो। इतने सारे आपने वीडियोस देखे हैं, आप लिटरली ये वीडियो देख रहे हैं बिकॉज यू हैव अ ट्रस्ट इन मी दैट आई एम टीचिंग गुड एंड टीचिंग समथिंग फॉर योर फेवर, फॉर योर गुड, फॉर योर सक्सेसफुल सीए रिजल्ट। तो बस वही ट्रस्ट रखिए, एक एक करके अपन सारी चीजें क्लियर कर लें। नेक्स्ट आता है एक्सचेंज रेशो। अब exchange ratio means the ratio in which the acquiring company would issue the shares to the target company. अब एक्विजिशन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। दो प्रकार के ऐसे होते हैं कि फर्स्ट टाइप जिसमें मैं एक्वायरर टारगेट कंपनी को पैसे देता हूँ, नकदी कैश, कि भाई मैंने आपका इतना स्टेक लिया, आपके जितने भी शेयर्स हैं इनटू मैं आपको पर शेयर जितना भी हिसाब बनता है उतना मैं आपको देके नक्की करता हूँ। दैट इज एक्विजिशन वाया कैश डील। सेकेंड, हम कैश ना देके हमारी एक्वायरर कंपनी का ही एग्जिस्टिंग उनके होल्डर्स को शेयर्स देते हैं, ओके, एज अ फॉर्म ऑफ कंसिडरेशन। गॉट इट? दो टाइप के एक्विजिशन, एक कैश वाला, एक शेयर्स वाला। तो जब शेयर्स वाला हम एक्विजिशन कैलकुलेट करते हैं या उस पर्सपेक्टिव से अपन देखते हैं, तो एक चीज आती है कि सर हम कितने शेयर्स देंगे। बात तो सही है, कैलकुलेट तो करना पड़ेगा। अब आप बोलोगे कि इन सिंपलर, इन लेमन वर्ल्ड, मैंने उनका एक शेयर ले रहा हूं तो मैं उनको अब एक शेयर के बदले एक शेयर दे दूंगा। तो भाई हम कभी भी हमारे से सेम लेवल की कंपनी एक्वायर नहीं होती है इन 99% ऑफ द केसेस। आप कभी भी अपने से नीचे वाली कंपनी को ही एक्वायर करते हो जो आपका बडिंग कंपटीशन है। आप खुद सोचो। एक आपको मैं एग्जांपल्स बताता हूँ, ठीक है। आपने एक नई नई अच्छी अच्छी शॉप डाली, किसकी डाली? फ्रेग्रेंसेस की डाली, ठीक है। बढ़िया, बहुत अच्छी चल रही है। एकदम से इंस्टाग्राम पे कोई इन्फ्लुएंसर आया, आप देख रहे होंगे एक रेड कलर का पॉकेट, रेड और ब्लैक कलर का एक पॉकेट है परफ्यूम्स का जो आज बहुत वायरल हो रहा है। हर एक सेलिब्रिटी, करण औजला, विराट कोहली, सब के हाथों में वो है। वो एकदम से पॉप हो गया कि यार नहीं ये तो बहुत अच्छा है, और इंस्टेंटली उसका हाइप बहुत अच्छा हो रहा है। तो आप क्या करोगे? आप सोचोगे यार मुझे तो इसको खरीदना पड़ेगा यार, नहीं तो अगर ये बड़ा हो गया तो ये तो मेरी वाट लगा देगा। तो मैं जाता हूँ उसके पास कि भाई हम डील करते हैं एंड आई वांट टू बाय योर कंपनी एट अ गुड रेट। तो बोलेगा ठीक है, एक काम करो, मुझे शेयर्स दे दो आपकी कंपनी के। आप बोलते हो ठीक है, शेयर्स ले ले भाई, मेरा तो अच्छा है कि भाई मेरा पैसा नहीं जा रहा है, ठीक है, फॉर द करंट टाइमिंग। अब वो बोलता है कि जितने आप मेरे शेयर्स लोगे उतने ही आप अपने शेयर्स दे देना। अब तू बोलोगे तू भाई पागल है क्या? पागल है क्या तू? तो फिर मैं एक्वायर, तो मुझे फायदा क्या हुआ इस एक्विजिशन में? तो इन सारी दिक्कतों को हटाने के लिए एक कॉन्सेप्ट आया एक्सचेंज रेशो का। मतलब कि इट मींस द रेशो इन विच एक्वायरिंग कंपनी वुड इशू द शेयर्स टू द टारगेट कंपनी। ओके, अब देखते हैं अपन प्रैक्टिकल कैलकुलेशन ऑफ एक्सचेंज रेशो। ओके, exchange ratio can be calculated using various variables like MPS, earning per share, BVPS। सिंपली बोलूं तो एक्सचेंज रेशो इन वेरिएबल्स पे कैलकुलेट होता है, इन वेरिएबल्स को बेस मानते हुए। मतलब कि मैं अपनी और सामने वाले की अर्निंग को बेस मान के एक एक्सचेंज रेशो निकालूंगा, या तो मैं उनकी मार्केट प्राइस को बेस मान के एक रेशो निकालूंगा, या तो मैं उनकी बुक वैल्यू को एज अ बेस मान के एक रेशो निकालूंगा। ओके, कैसे निकालेंगे? एक्सचेंज रेशो इज इक्वल टू वेरिएबल ऑफ टारगेट कंपनी
डिवाइडेड बाय वेरिएबल ऑफ एक्वायरर कंपनी। अब एग्जांपल से देखते हैं। A Limited is acquirer of B Limited. MPS of A Limited is rupees 50. MPS of B Limited is 25. Calculate exchange ratio. Okay. Exchange ratio जो हमने फॉर्मूला देखा is equal to 25 variable of target divided by 50 variable of acquirer. Okay. Which is equal to 0.50. अब इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ कि for every one share of target company, just a minute. For every one share of target company, 0.50 shares of acquiring company would be issued. अब सर इसका लॉजिक क्या है, मतलब क्या हुआ इसकी? ठीक है, अब समझो ये बहुत छोटा एग्जांपल है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। जो मार्केट प्राइस ऑफ ए लिमिटेड है, एक्वायरर है, वो कितना है? 50 रुपीज की। और जो मार्केट प्राइस ऑफ बी लिमिटेड है वो कितना है? 25 रुपीज। अब बिल ए लिमिटेड क्या बोलेगी कि भाई मेरा जो मार्केट प्राइस है वो तेरे कंपैरिजन में कितना है? डबल है। डबल है तो मैं क्या करूंगा कि जो भी मैं तेरे को शेयर्स दूंगा, अगर मैं एमपीएस को बेस मान के चल रहा हूं तो मैं तुझे कितने दूंगा? अपने आधे। 0.50 शेयर इशू करूंगा मैं हर तेरे एक शेयर के बदले, क्योंकि तेरा जो मार्केट प्राइस पर शेयर है वो मेरे शेयर से आधा है। सिंपल, ये इसके पीछे का लॉजिक है। ठीक है, फॉर्मूला इस चैप्टर में जो भी है ना वो प्योर लॉजिकल है। फॉर्मूला लिखे इसीलिए हुए हैं ताकि एग्जाम के टाइम जब आप रिवीजन करें तो आप सिंपली इनको देख के लॉजिक आपका दौड़ जाए और सब चीज सॉर्ट हो जाए, इसीलिए है। ये फॉर्मूला याद करने के लिए नहीं है। इस चैप्टर के एंड में जब हम पहुंचेंगे आपको सारे कॉन्सेप्ट्स याद होंगे, फॉर्मूले सिर्फ आपको रिकॉल करने में काम करेंगे। ओके, सिंपल। तो ये था पूरा लॉजिक ऑफ एक्सचेंज रेशो। अब चलो एक एक्सचेंज रेशो का अपन और एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, से फॉर एग्जांपल अर्निंग पर शेयर ऑफ ए लिमिटेड इज रुपीज 100 एंड अर्निंग पर शेयर ऑफ बी लिमिटेड इज रुपीज 20। ये कौन है? एक्वायरर। ये है टारगेट। ओके, अब बोलते हैं एक्सचेंज रेशो निकालो ऑन द बेस ऑफ अर्निंग पर शेयर। तो क्या होगा? अपन ने क्या देखे थे? तो अपन ने क्या देखे थे? वेरिएबल, टारगेट का वेरिएबल डिवाइडेड बाय किसका? एक्वायरर का वेरिएबल, विच इज इक्वल टू 1/5, विच इज इक्वल टू 0.20। ओके, मतलब कि जो एक्वायरर कंपनी है वो टारगेट को उसके हर एक शेयर के बदले अपना 0.20 शेयर देगी। गॉट इट? लॉजिक से समझते हैं। अर्निंग पर शेयर जो एक्वायरर है वो बोलेगा कि मेरा है 100 रुपए, टारगेट बोलेगा कि भाई मेरा है 20 रुपए। तो भाई सिमिलर शेयर्स तो नहीं देंगे 1:1। तो कैसे देंगे? कि भाई तेरा जो अर्निंग पर शेयर है वो है 20 रुपए, मेरा है 100 रुपए। तो मेरा जो अर्निंग पर शेयर है वो 5 टाइम्स है तेरे अर्निंग पर शेयर्स। तो मैं तुझे जो पैसे दूंगा, तुझे जो शेयर्स दूंगा सॉरी, वो 5 डिवाइडेड बाय 5 होगा ऑफ व्हाट इज माय अर्निंग पर शेयर। सिंपली तेरा जो अर्निंग पर शेयर है वो मेरे से 5 गुना कम है, तो मैं एग्जैक्टली उसी रेशो में तुझे 5 गुना कम शेयर्स दूंगा। एकदम लेमन लैंग्वेज में समझा दिया अब मैंने। ठीक है, अब आई एम श्योर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी इन चीजों को समझने में। ओके, अपन ने इन डेप्थ देख लिया कि एक्सचेंज रेशो क्या होता है। ओके, तो ये था चीजें एक्सचेंज रेशो के बारे में।
अब कुछ इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट थिंग्स कि इन सर्टेन केसेस वेयर वेरिएबल्स आर एडवर्स like NPA in case of bank, exchange ratio would be calculated as exchange ratio is equal to variable of acquirer divided by variable of target. ओके अब इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। ओके बहुत अच्छे से मैं समझाऊंगा, कुछ भी टेंशन मत लेना, ठीक है, सब क्लियर हो जाएगा। आप समझो कि एक बैंक है, ठीक है, कौन सा बैंक ले हम, से HDFC बैंक लिमिटेड इज एक्वायरिंग, कोई भी आप लोकल बैंक समझ लीजिए, सहकारी बैंक। ओके अब इन्होंने क्या डिसाइड किया कि हम एनपीए जो है उनके बेसिस पे हम एक्विजिशन करेंगे, ठीक है। एनपीए जो है एचडीएफसी का वो है, आप समझिए 10, और वही एनपीए जो है ये छोटी बैंक का वो है 30। गॉट इट। अब अगर मैं इस पे नॉर्मल लॉजिक लगाता हूँ, ठीक है, कि भाई वेरी वेरिएबल ऑफ टारगेट डिवाइडेड बाय वेरिएबल ऑफ एक्वायरर, तो क्या होगा, 30 डिवाइडेड बाय 10 विच इज इक्वल टू 3। अब इससे क्या समझ में आता है कि एचडीएफसी बैंक बोल रही है कि भाई मैं तुमको एक्वायर करती हूँ, छोटी बैंक को, सहकारी बैंक को, और मैं तुम्हें मेरे तुम्हारे हर एक शेयर के बदले मेरे 3 शेयर दूंगी, 3 शेयर दूंगा, सॉरी। तो वो बैंक बोलेगी यार सही है, मैं छोटी बैंक, मेरी कोई वैल्यूएशन नहीं, मेरा कोई कस्टमर बेस नहीं, फिर भी मुझे मेरी हर एक शेयर का एचडीएफसी बैंक 3 अपने शेयर देगी। बोलेगी वाह वाह सही है। लेकिन आपको लगता है दैट इज जस्टिफाइबल? ओके इसीलिए आप थोड़ा लॉजिक समझिए। जब भी ये एक एनपीए जैसे एडवर्स फैक्टर आते हैं, ओके, तो हम क्या करते हैं, हम फॉर्मूले को उल्टा कर देते हैं। मतलब कि एनपीए, सॉरी, वेरिएबल ऑफ एक्वायरर डिवाइडेड बाय वेरिएबल ऑफ टारगेट कंपनी, ओके, which is 10 divided by 30 which is 0.33। तो ये सही बैठता है कि हर वो सहकारी बैंक के एक शेयर के बदले एचडीएफसी बैंक अपना 0.33 शेयर देगी। ओके आप थोड़ा लॉजिकली सोचिए, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये जो फैक्टर्स थे, ओके, जैसे मैंने आपको फर्स्ट इस पे बताया था कि जनरली जो भी ये मर्जर एक्विजिशंस होते हैं, ये एक बड़ी कंपनी एक छोटी कंपनी को एक्वायर करती है। तो ये जो एक्सचेंज रेशो है ये भी उस अकॉर्डिंग बना हुआ है कि वेरिएबल ऑफ टारगेट जो है वो हमेशा कम रहेगा। अगर मैं अर्निंग पर शेयर, मार्केट प्राइस पर शेयर, बुक वैल्यू पर शेयर जनरली कम रहेगा। ओके हमेशा कम रहेगा ये कोई रूल नहीं है, जनरली कम रहेगा। ओके आप ऐसे रूल मत बना लेना कि कलश सर ने तो बोला था जनरल कम ही रहेगा, कम ही रहेगा, नहीं भाई, ज्यादा भी हो सकता है, यू नेवर नो। सो उस बेस को कंसिडर करते हुए ये एक्सचेंज रेशो बनाया गया था। लेकिन अब जैसे बैंक्स के केस में एनपीए होता है, अब ये तो एक एडवर्स फैक्टर है ना, ये तो जितना कम उतना ज्यादा अच्छा। ओके फॉर एग्जांपल डिफॉल्ट ऑफ क्रेडिटर्स, अगर हम ये रेशियोज पकड़ते हैं, या डिफॉल्ट ऑफ डेटर्स, तो ये तो जितना कम होंगे उतना ज्यादा अच्छा होगा ना भाई। तो यही इस चीज का कहने का मतलब है, यही इस पॉइंट के कहने का मतलब था। ओके कि जब भी कोई एडवर्स फैक्टर होता है तब हमें इस फॉर्मूले को उल्टा कर देना है। सिंपली हमारा जो एक्सचेंज रेशो का लॉजिक है उसको बस उल्टा कर देना, ठीक है। सेकंड पॉइंट पे आते हैं। इन सर्टेन केस क्वेश्चंस exchange ratio is calculated on basis of more than one variable, hence exchange ratio would be calculated as exchange ratio into weight of 1, exchange ratio in weight of 2। जस्ट एज इन आप पोर्टफोलियो चैप्टर में एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालते हैं तो जितने भी रिटर्न्स होते हैं उनको उनके वेट से मल्टीप्लाई किया जाता है, एग्जैक्टली एग्जैक्टली सेम।
अब सर हम एक से ज़्यादा वेरिएबल यूज़ क्यों करते हैं? एक वेरिएबल में जब काम हो जाता है तो? अब आप समझिए, एक कंपनी के एक्विजिशन के लिए बहुत सारी चीज़ें रिलेवेंट होती हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो मैं क्या करूँगा, मैं जाता हूँ, समझो अपने एग्ज़ाम्पल में वो किराने वाले और बाजू में जनरल स्टोर वाले, ठीक है? अब इनमें तो कोई शेयर्स वग़ैरह ये सब होगा नहीं, ठीक है? तो मैं जाऊँगा उनके पास और मैं उनको ऐसा देखूँगा कि आपकी जो दुकान है, वो महीने में 25,000 रुपए कमाती है, ठीक है? तो मैं अगर एक्विज़िशन 25,000 रुपए को बेस मान के करता हूँ, तो उसमें एक फ़ॉल्ट होगा। सोचो क्या फ़ॉल्ट होगा कि वो जो अंकल है, बूढ़े हैं, ठीक है? वो कुछ ज़्यादा एडवर्टाइज़मेंट, मार्केटिंग कुछ भी नहीं करते हैं। ना वो सिर्फ़ बैठ के उनके पास जो कस्टमर आता है, उसे वो हैंडल करते हैं, ओके? एज़ सिंपल एज़ दैट। तो अगर मैं अर्निंग को बेस मान के उन्हें कॉम्पेंसेशन दूँगा या उन्हें एक्वायर करूँगा, तो क्या ये गलत नहीं हो जाएगा? कि उनकी कैपेसिटी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनमें वो अभी एनर्जी नहीं है, वो स्ट्रेंथ नहीं है वो सारी चीज़ें करने की, इसीलिए वो नहीं कर रहे हैं। तो अर्निंग पर शेयर को बेस मान के अगर मैं एक्विज़िशन करूँगा, तो वो तो उनके लिए बहुत अनफ़ेयर हो जाएगा। तो इसीलिए कोई एक फैक्टर को सिंगल बेस मान के हम एक्विज़िशन नहीं कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कई बार क्या होता है कि कोई-कोई ऐसी कंपनीज़ होती हैं, जिनकी अर्निंग्स उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं रहती है। लेकिन क्योंकि वो बैड मीन्स ऑफ प्रॉफिट्स यूज़ करते हैं, बैड मीन्स टू इंक्रीज़ द प्रॉफिट्स और इंक्रीज़ देयर शेयर प्राइस, वो एक पर्टिकुलर सेट ऑफ ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स को पकड़ते हैं और उनके शेयर प्राइसेस को बहुत ऊपर लेके जाते हैं। तो अगर एक कंपनी है जो कमा रही है से 20 रुपीज़ पर शेयर उनका अर्निंग पर शेयर है, ठीक है? लेकिन उनका जो मार्केट प्राइस पर शेयर है, वो है ₹1000, ओके। तो ये कुछ मैच नहीं खाता है, पता है? क्योंकि अर्निंग पर शेयर जो है, वो कई बार हमें बहुत सारी चीज़ें बताता है एज़ कम्पेयर टू मार्केट प्राइस पर शेयर और कई सारे पैरामीटर्स पे उल्टा होता है कि जब भी सॉरी कंपनी एक लो फेज़ में रहती है या एक ग्रोइंग फेज़ में रहती है, तो अर्निंग्स उसकी कम रहती है। लेकिन मार्केट में लोगों को उनके स्ट्रैटेजीज़, उनके प्लान्स के बारे में पता है। तो वो हेवीली इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, तो उनका मार्केट प्राइस तो ऊपर रहता है, लेकिन उनकी अर्निंग्स नीचे रहती है, तो ये भी गलत है। तो इसीलिए प्रैक्टिकली हम एक बेस नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वो एक्वायर टारगेट कंपनी के लिए बहुत गलत हो जाएगा। तो इसीलिए हम कई सारे बेसिस को एक सिंगल उसका एक सिंगल पैरामीटर निकालते हैं, व्हिच इज़ हर एक जो भी एक्सचेंज रेशो है, उसे एक पर्टिकुलर वेट देंगे अकॉर्डिंगली और उससे हम एक एक्सचेंज रेशो निकालेंगे, एक सिंगल एक्सचेंज रेशो जो सारे वेरिएबल्स को प्रेज़ेंट करेगा एज़ अ होल, ओके। तो ये था पूरा बेसिक कि हम एक से ज़्यादा एक्सचेंज रेशो क्यों लेते हैं। एग्ज़ाम में आपको वेट्स निकालने की कोई स्पेसिफिक कैलकुलेशन की नीड नहीं है। आपको एक्सचेंज रेशो दिए रहेंगे, आपको वेट्स भी दिए रहेंगे, ओके? मतलब वेरिएबल्स दिए रहेंगे और उनके वेट्स भी दिए रहेंगे। तो आप सिंपली ईज़िली कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके? तो ये था सेकंड पॉइंट टू रिमेंबर। थर्ड आती है सिनर्जी, ओके? अब सर सिनर्जी क्या होती है? ओके, एग्ज़ाम्पल से समझाता हूँ। आप अकेले हो, ठीक है? आप नॉर्मल चीज़ें करते हो, आप अपना बिज़नेस करते हो, नॉर्मल चल रहा है आपका, ठीक है? या कोई और एग्ज़ाम्पल लेते हैं, स्टूडेंट वाला एग्ज़ाम्पल लेते हैं, ज़्यादा रिलेट कर पाएँगे, ठीक है? आप एक सीए फाइनल स्टूडेंट है, ओके? नए-नए आप सीए फाइनल में आए हैं, आपको 6 महीने हुए हैं आर्टिकलशिप किए हुए और अब आप क्लासेस लेंगे, आप आर्टिकलशिप का अपनी कंटिन्यू करेंगे या इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जो भी और उसके साथ आप पढ़ाई भी करेंगे अब, ठीक है? और लाइकवाइज़ आप ये भी सोचेंगे कि भाई मेरे पास यही तो टाइम है थोड़ा एन्जॉय करने का, ठीक? तो आप उसमें थोड़ा एन्जॉय भी करेंगे। अब उन उसमें आगमन होता है हमारी प्यारी मतलब आपकी प्यारी देवी जी का, ओके? आप आर्टिकलशिप में हैं, आप
आईटीओसी करके आए हैं, तो आपको कहीं ना कहीं आपकी महिला मित्र मिल गई होगी। ओके, निश्चिंत रहो, आईटीओसी में नहीं मिली तो एडवांस आईटीटी में मिल जाएगी, मिलेगी जरूर। ठीक है, तो ऐसे ही आपकी लाइफ में आपकी महिला मित्र आई। ठीक है, तो जनरल बच्चे क्या करते हैं, ठीक है, कोई और स्ट्रीम के बच्चे अल्टी पल्टी राह पे चले जाते हैं, अलग गलत चीजें करना चालू कर देते हैं। ठीक है, जिनके कारण उनका जो जर्नी होता है, ठीक है, वो बहुत उलट पुलट हो जाता है। ठीक है, जो उनका मेन गोल है वो भूल के वो बहुत सारी इमीडिएट डिस्ट्रैक्शंस पे फोकस करने लग जाता है। एंड अगेन, मैं डिस्ट्रैक्शन इसीलिए ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं डिस्ट्रैक्शन सीए वालों के इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, बिकॉज वी आई हैव सीन मेनी पीपल who have managed all the things in their CA life, okay, and comfortably। क्योंकि बस आपको क्या ध्यान रखना है कि आपका जो टाइम है पढ़ाई का या आपका जो टाइम है वर्क का, उससे आप हैम्पर ना करें कोई भी आपकी पर्सनल लाइफ के स्टफ के साथ। जब वो चीजें हैम्पर होना चालू होगी, तब आप अपनी राह से भटकते जाएंगे और अपने गोल से भटकते जाएंगे। मैं खुद इस चीज का एग्जाम्पल हूँ, पता है, I've done everything that a CA student has to be done। Okay, अब मुझे ऐसा कुछ रिग्रेट नहीं है कि भाई क्या मैंने पढ़ाई नहीं की, क्या मैंने मजे नहीं किए की, क्या मैंने पार्टीज नहीं की किया, क्या मैं घूमा नहीं घूमा। एवरीथिंग आई हैव डन, एवरीथिंग, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ माई गोल। प्रायोरिटी हमेशा गोल रहेगी, सेकेंडरी जो चीजें हैं वो भी चलती रहनी चाहिए, बिकॉज दैट what makes your journey of CA a little bit relaxing। पता है, बहुत रिलैक्सिंग हो जाती है जब आपके पास ये बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ में होती है। ओके, अगर वो हावी हो गई तो दिक्कत की बात है, लेकिन जब तक वो लिमिटेड है, इट्स ऑल वेल एंड गुड। ओके, तो चलो बहुत ज्ञान हो गया, अब एग्जाम्पल पे आता हूँ। अब आपकी महिला मित्र आई और उन्होंने, वो एक बहुत अच्छी महिला मित्र थी, नॉट लाइक द 90% ऑफ what are we facing in this generation। तो शी वॉज वन ऑफ अ काइंड लेडी। ओके, अब वो आपकी लाइफ में आई, ठीक है, तो आपने क्या चीज महसूस की कि जब से वो आपकी लाइफ में आई, आप पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे हो, ठीक है, आप उसके साथ टाइम भी स्पेंड कर रहे हो वीकेंड्स पे या वीकडे पे, काम और पढ़ाई के बाद आप एक्टिविटीज भी कर रहे हो साथ में, लाइक गोइंग फॉर अ डिनर और गोइंग फॉर एडवेंचर पार्क और एनीथिंग। ओके, और उसके बाद भी आपके पास सेल्फ सेल्फ टाइम बच जा रहा है। ओके, द लास्ट थिंग, अब आप अकेले थे, तब आप ये चीजें बहुत ऐसे कट टू कट मैनेज करके चलते थे। अब आपकी लाइफ में एक महिला मित्र आई और ये सारी चीजें जो आप पहले करते थे वो तो आप कर ही रहे हो, उसके साथ आप उसके साथ टाइम स्पेंड भी कर रहे हो, आप बाहर आउटिंग्स पे भी जा रहे हो और बहुत सारी चीजें अच्छे से मैनेज हो जा रही है। तो ये क्या चीज है, ठीक है, ये चीज है सिनर्जी। सिनर्जी मतलब एडिशनल बेनिफिट्स फ्रॉम मर्जर। ओके, ये आपको समझाने के लिए था सिर्फ। अब मैं आपको कंपनी पर्सपेक्टिव में बताता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, क्या हुआ कि मैंने वो जनरल स्टोर वाले अंकल की दुकान खरीद ली, मेरी दुकान थी, मैंने दीवार हटा दी, अब पूरी दुकान मेरी हो गई। ठीक है, अब उनका जो स्टॉक है, उनका जो डेटर्स क्रेडिटर्स वो तो सब होंगे ही, लेकिन उसी के साथ ना एक चीज और जुड़ के आती है जो मॉनेटरी वाइज दिखती नहीं है, बट वो एट एवरी मोमेंट ऑफ टाइम हमें मॉनेटरीली हेल्प जरूर करती है। कि वो जो बूढ़े अंकल थे, वो बहुत अच्छे अच्छे काम करते थे। ओके, बहुत अच्छे से सारी चीजें करते थे, दान धर्म करते थे, अच्छे से लोगों से व्यवहार था उनका। तो उन लोगों ने, उनका जो वो गुडविल है वो भी हमें मिला, कि भाई जो भी उनके कस्टमर्स थे वो अब हमारे कस्टमर बन चुके हैं, हमारे शॉप के लिए भी। ओके, और उनकी जितनी भी सारी इंटेंजिबल चीजें थी, इंटेंजिबल चीजें मतलब उनकी गुडविल,
उनका इतना अच्छा नाम, उनका इतने सालों का बिजनेस एक्सपीरियंस, वो भी सब हमें हमारे पास आ गया, तो वो काउंट करता है एज सिनर्जी। सिनर्जी मतलब क्या होता है कि जब कोई दो बिजनेस मर्ज होते हैं, तो सिर्फ उनकी वैल्यूज और मॉनेटरी कमर्शियल कंसिडरेशन ही प्लस नहीं होते हैं, उनके साथ एक एडिशनल फैक्टर और प्लस होता है जो दिखता नहीं है, बट होता जरूर है। तो उसको हम कैलकुलेट करते हैं इन बिजनेस टर्म्स, और उसका हम नाम देते हैं सिनर्जी। ओके, लाइक गुडविल का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, या उनके जो भी इंटेंजिबल्स एसेट्स या कोई और भी चीजें रहेगी, वो सब हम कंसिडरेशन में लेंगे इन द नेम ऑफ सिनर्जी। ओके, synergy means the financial benefit and additional value creation when two companies combine to produce greater value than their individual existence। समझे? दो कंपनीज जब कंबाइन होती है, तो उनका जो वैल्यू होता है, वो सिंपली उन दोनों कंपनी का वैल्यू नहीं होता है, वो थोड़ा ज्यादा होता है। ओके, एक इक्वेशन है जो बहुत फेमस है इन मर्जर और एक्विजिशंस वर्ल्ड में। ओके, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ एक्वायरर प्लस, sorry, profit after tax of target is less than profit after tax of acquirer and target। अब आप बोलोगे सर, आपने क्या किया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ एक्वायरर प्लस टारगेट का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो वो तो एक्वायरर और टारगेट दोनों का मिलके ही एक बनेगा ना। नहीं, इसमें एक और एलिमेंट है जो अननोन है, विच इज नोन एज सिनर्जी। ओके, सिनर्जी के कारण जो कंबाइंड एंटिटी होती है, उसका जो भी प्रॉफिट्स है, या इसमें हम अगर अर्निंग आफ्टर टैक्स भी कंसिडर करें, तो वो भी मर्ज एंटिटी का ज्यादा ही होगा बिकॉज ऑफ दिस सिनर्जी। ओके, सो इन सिंपलर टर्म्स अगर हम देखें, तो ग्रोथ इन वैल्यू टर्म्स व्हेन टू ऑर्गेनाइजेशंस आर कंबाइंड, जब भी दो ऑर्गेनाइजेशन कंबाइन होती है, तब हमें उनके जो ग्रोथ हम मेजर करते हैं इज व्हाट इज सिनर्जी। तीन बंदे थे, तीन बंदे जुड़ के 3.5 बंदे हुए, मतलब जो ये है, इट इज द सिनर्जी इफेक्ट। ओके, ये था पूरे मर्जर्स एंड एक्विजिशंस का बेसिक पार्ट। ओके, सारी चीजें हमने एक एक देखी, एग्जाम्पल वाइज, धीरे से, शांति से, ताकि आगे वाला जो चैप्टर है वो बहुत इजीली और बहुत अच्छे से आपको समझ में आए। ओके, अब अब आते हैं इस चैप्टर के मेन पार्ट पे। ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला था, मर्जर और एक्विजिशन दो टाइप में होते हैं, एक कैश डील, एक शेयर्स की डील। ये दो टाइप में ही मर्जर और एक्विजिशन होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कैश ऑफर। ओके, कैश ऑफर से आपको काफी सारी चीजें समझ में आएगी, ये थोड़ा सिंपल है समझने में। फिर अपन शेयर्स वाले पार्ट पे जाएंगे। ओके, तो मर्जर एंड एक्विजिशन वाया कैश ऑफर। इन मर्जर एंड एक्विजिशन थ्रू कैश, the commercial consideration is cash. The acquiring company pays cash to the target company on the basis of shares of target company। कि जितना भी, जैसे भी हम मर्ज एक्वायर कर रहे हैं, हम उस अकॉर्डिंगली उनको कैश पर शेयर देते जाएंगे। एज सिंपल एज दैट, कैश पर शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ टारगेट। अब एएफएम पर्पस से अगर मैं आपको बताऊं, तो हमारे लिए चीजें रेस्ट्रिक्टेड है। ठीक है, हम पूरा मर्जर का इफेक्ट नहीं देखते हैं कि मर्ज एंटिटी पे क्या इफेक्ट रहेगा, फिर क्या क्या कस्टमर्स, ये वो कुछ नहीं, हम सिर्फ तीन चीजें देखते हैं। ओके, और ये तीन ही कैलकुलेशंस आपको पूछे जाएंगे। इफेक्ट ऑफ मर्जर ऑन द एक्वायरिंग कंपनी। फॉर एएफएम पर्पसेस वी टेक इनटू कंसिडरेशन इम्पैक्ट ऑफ दीज फैक्टर्स। ओके, ओनली फॉर एएफएम पर्पस। एक्चुअल मर्जर्स में तो बहुत सारे एन नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं, बट हम यहाँ पे सिर्फ तीन ही फैक्टर को कंसिडर करते हैं। अर्निंग्स,
बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू। मतलब कि मर्जर के बाद मेरे इन तीन फैक्टर्स के वैल्यूज में, इन तीन फैक्टर्स के वेरिएबल में क्या क्या चेंजेस आते हैं आफ्टर मर्जर। ओके, एक एक करके अपन देखेंगे, बहुत इजीली आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, चेंज इन अर्निंग्स आफ्टर मर्जर। ओके, जो भी अर्निंग्स में क्या चेंज होगा आफ्टर मर्जर, आइए एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट, अर्निंग्स आफ्टर मर्जर। ओके, विच इज अर्निंग्स एटी। एटी मतलब अर्निंग्स ऑफ एक्वायरर एंड टारगेट कंबाइंडली। ओके, जहां ई ए लिखा है वहां अर्निंग्स ऑफ ए, जहां ई टी लिखा है दैट इज अर्निंग्स ऑफ टारगेट। ओके, अब हम समझते हैं कि टोटल मर्ज्ड एंटिटी की अर्निंग्स क्या होगी। तो अर्निंग्स ऑफ ए, सिंपल अर्निंग्स ऑफ टारगेट टी, सिनर्जी बेनिफिट जो हमने देखा कि जब दो कंपनीज मर्ज होती है तो उनमें एक सिनर्जी का बेनिफिट मिलता है हमें, दैट इज नोन एज द सिनर्जी। ओके, एंड ठीक है, जो भी हम कैश पे करते हैं, ओके, इन केस ऑफ दिस कैश कंसिडरेशन में जो भी हम कैश पे करते हैं वो भी तो हमारे अर्निंग्स में से ही जाएगा ना सर, तो हम वो भी माइनस करते हैं। ओके, माइनस कैश पर शेयर इंटू एनटी। अब सर इंटू इंटरेस्ट रेट परसेंटेज -1 माइनस टैक्स रेट, वो क्यों किया है हमने? तो समझिए एक चीज को, मर्जर और एक्विजिशन में एक अजम्पशन रहता है कैश डील में कि हमारे पास कैश है नहीं। ठीक है, मेरे पास कैश नहीं है, तो मैं क्या करूंगा कि कैश उधार लूंगा। ठीक है, कैश मैं बैंक से या कोई इंस्टीट्यूशन से बोरो करूंगा। ओके, तो जब मैं कैश बोरो करता हूँ, ओके, तो मुझे जो है, तो मुझे उस कैश बोरोइंग पे एक इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। ओके, तो वो जो इंटरेस्ट होता है वो तो टैक्स डिडक्टेबल होता है, मतलब कि मुझे टैक्स में उसका बेनिफिट मिल जाता है। तो मैं जितना, मुझे टैक्स बेनिफिट हटा के जितनी मेरी एक्चुअल कॉस्ट बच रही है, मैं सिर्फ उतना ही अपने अर्निंग्स में से माइनस करता हूँ। ओके, समझा कि भाई, आप समझो कैश अपन क्यों माइनस कर रहे हैं, ये लॉजिक समझा आपको? ठीक है, क्योंकि हम कैश पे कर रहे हैं तो हमारे अर्निंग्स में से ही घटेगा वो। अब ये जो हम कैश पे कर रहे हैं, मर्जर्स में एक अजम्पशन रहता है कि ये जो कैश हम ला रहे हैं ये हमारे पास है नहीं, ये हम बोरो कर रहे हैं। तो जब हम कैश बोरो करेंगे तो हमें एक इंटरेस्ट रेट लागू होगा, एक इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, वो इंटरेस्ट टैक्स डिडक्टेबल होगा, तो हमें वो इनकम टैक्स में उसकी डिडक्शन मिल जाएगी हमारे बैलेंस शीट में। ओके, तो जितना बैलेंस शीट में हमें टैक्स डिडक्शन मिलेगा उतना हम अपना बेनिफिट कंसिडर करके उसे एक्सपेंस नहीं मानते हैं। ये तो आप बेसिक बहुत सारे टाइम से आप पढ़ते ही आ रहे होंगे। तो जितना हमें टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा उतना ही हम माइनस करेंगे इसमें से, टू अराइव एट अर्निंग्स ऑफ द मर्ज्ड एंटिटी। गॉट इट? समझ में आया? क्रिस्टल क्लियर? अब कुछ जो चीजें लिखी हैं उनका मतलब समझते। ई ए टी इज अर्निंग्स आफ्टर मर्जर, ई ए इज इक्वल्स टू अर्निंग्स ऑफ एक्वायरर, ई टी इज इक्वल्स टू अर्निंग्स ऑफ टारगेट, एन टी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ टारगेट कंपनी, टी आर इज इक्वल टू टैक्स रेट। ओके, अब ये तो आ गई अर्निंग्स ऑफ द मर्ज्ड एंटिटी। अब सिंपल अर्निंग्स ऑफ मर्ज्ड एंटिटी है, अब अर्निंग पर शेयर चाहिए तो क्या होगा? अर्निंग्स ऑफ मर्ज्ड एंटिटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। अब क्योंकि इसमें कैश कंसिडरेशन है और हम शेयर्स का लेन देन कर ही नहीं रहे हैं, तो जो भी नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ एक्वायरर होंगे बिफोर मर्जर वही आफ्टर मर्जर भी कंटिन्यू करेंगे। समझा? जब मैं सामने वाले को खरीदने के लिए अपने कोई नए शेयर्स इशू ही नहीं कर रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे वही जो पुराने शेयर्स हैं वही अब कंटिन्यू हो रहे हैं आगे चल के। समझा? एकदम सिंपल, क्लियर। तो ईपीएस 80 मतलब अर्निंग पर शेयर ऑफ मर्ज्ड एंटिटी इज इक्वल्स टू अर्निंग्स ऑफ 80 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ एक्वायरर, एन ए, नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ एक्वायरर। ये आप जो डिनोटेशंस, ये आप थोड़ा थोड़ा याद करते जाइए। ओके, तब आपके ना टिप्स पे सारी चीजें बैठ जाएगी। अब
ये था चेंजेस इन अर्निंग्स आफ्टर मर्जर। समझ आया? सिंपल, क्रिस्टल क्लियर। अब चेंजेस इन बुक वैल्यू आफ्टर मर्जर। अब सर, बुक वैल्यू में चेंजेस जो भी होंगे, ओके, उसको हम कंसिडर करने वाले हैं। ठीक है, लॉजिकली सोचो, अर्निंग में क्या था, उसकी और मेरी अर्निंग कंबाइन हो गई। बुक वैल्यू में क्या होगा, मेरे जो शेयर कैपिटल रिजर्व्स है वो होंगे ही, और जो सामने वाले के रिजर्व्स हैं, रिजर्व्स ऑफ टारगेट कंपनी, वो भी आ जाएंगे। तो ये था बुक वैल्यू पर शेयर कि शेयर्स एंड कैपिटल ऑफ रिजर्व्स ऑफ एक्वायरर प्लस रिजर्व्स ऑफ टारगेट कंपनी। ओके, अब रिजर्व्स ऑफ टारगेट कंपनी मतलब क्या होगा? ठीक है, तो रिजर्व्स ऑफ टारगेट कंपनी मतलब ये है कि जो भी बुक वैल्यू है टारगेट की, ओके, बुक वैल्यू ऑफ टारगेट मतलब उनका शेयर कैपिटल और रिजर्व्स, जो बुक वैल्यू ऑफ टारगेट कंपनी माइनस जो कैश पे किया हमने, कैश पेड टू द शेयर होल्डर्स ऑफ टारगेट कंपनी, ठीक है, जो बचेगी वो होगी रिजर्व्स। लॉजिकली समझिए, बुक वैल्यू ऑफ टारगेट है, शेयर कैपिटल है, रिजर्व्स, हमने एक्वायर किया उनको, तो हम क्या देंगे, शेयर कैपिटल, शेयर होल्डर्स को पैसे देंगे। अब जो हम शेयर होल्डर्स को पैसे देंगे वो कहाँ से माइनस करेंगे? ओके, अब उनका हिस्सा तो गया, तो हम बुक वैल्यू में से, अब पूरे रिजर्व्स में से वो तो माइनस करेंगे। तो हमने बुक वैल्यू ऑफ टारगेट में से जितना भी कैश हमने शेयर होल्डर्स को दिया उतना माइनस कर देंगे, तो हमारे पास रिजर्व्स आ जाएंगे, किसके? रिजर्व्स ऑफ टारगेट, बचे हुए रिजर्व्स आफ्टर कैश पेड टू शेयर होल्डर्स ऑफ टारगेट कंपनी। ओके, अब ये आ गया बुक वैल्यू ऑफ, सेम, क्या बोलते हैं हम, book value of merged entity, share capital of reserves of acquirer and reserves of target company, सिंपल। अब आता है, ये आ गई बुक वैल्यू एज अ होल। अगर हमें बुक वैल्यू पर शेयर चाहिए तो BVPS, बुक वैल्यू पर शेयर ऑफ मर्ज्ड एंटिटी, इज इक्वल टू बुक वैल्यू ऑफ मर्ज्ड एंटिटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ एक्वायरर। सिंपल, हमें बुक वैल्यू पर शेयर मिल जाएगी। अब अब आता है चेंजेस इन मार्केट वैल्यू आफ्टर मर्जर। तो चेंजेस इन मार्केट वैल्यू में क्या क्या चेंज होगा आफ्टर मर्जर? फर्स्ट, जो सबसे पहली चीज है वो है एमपीएस ऑफ मर्ज्ड एंटिटी इज इक्वल्स टू अर्निंग पर शेयर ऑफ मर्ज्ड एंटिटी इनटू पीई रेशो ऑफ न्यू मर्ज्ड एंटिटी। ओके, सिंपली जो अपन ने अब तक एमपीएस का फॉर्मूला देखा है, पीई रेशो इनटू अर्निंग पर शेयर, एग्जैक्टली वही है। क्योंकि हम यहाँ पे मर्ज्ड एंटिटी का कैलकुलेट कर रहे हैं तो अर्निंग पर शेयर और पीई रेशो भी मर्ज्ड एंटिटी का लेंगे। अब कई बार क्वेश्चंस में आपको मर्ज्ड एंटिटी का पीई रेशियो नहीं दिया रहता है, तो उस केस में दो टाइप ऑफ क्वेश्चंस और बनते हैं, उससे दो टाइप ऑफ अजम्पशंस हम लेके चलते हैं। ओके, पहला कि जब हमें पीई रेशियो ऑफ मर्ज्ड एंटिटी नहीं दिया हुआ है तो क्या होगा, क्वेश्चन में नीचे कहीं लिखा होगा कि भाई अज्यूम पीई रेशियो ऑफ एक्वायरर इज पीई रेशियो ऑफ मर्ज्ड एंटिटी। ओके, ये लिखा रहेगा। इसका मतलब कि जो भी एक्वायरर का पीई रेशो है हम उसे मर्ज्ड एंटिटी का पीई रेशो अज्यूम कर लेंगे। बहुत गलत है ये, बिल्कुल लॉजिकली सही नहीं है, प्रैक्टिकली सही नहीं है, बट हमारे आईसीआई ने ऐसा दिया है तो हमें ऐसा ही करना पड़ेगा, बिकॉज एग्जाम पास करने के लिए तो हमें आईसीआई मार्क्स देगा। सो फॉर एग्जाम पर्पस आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है, अगर क्वेश्चन में मर्ज्ड एंटिटी का पी रेशो भी नहीं दिया है, नीचे लिखा भी नहीं हुआ है कि भाई आप जो एक्वायरर एंटिटी है उसी का पी रेशो मान लो, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? वो होगा एमपीएस ऑफ मर्ज्ड एंटिटी इज इक्वल्स टू मार्केट वैल्यू ऑफ एक्वायरर प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ टारगेट प्लस सिनर्जी। ओके, और जो भी हमने कैश पे किया वो,
हम माइनस कर देंगे बिकॉज वो हमारी वैल्यू से माइनस होता है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ एक्वायरर। ओके, ये जस्ट एक रास्ता है कहीं जगह पहुंचने का। ओके, अब ऐसा ही समझिए आप कि अगर आपको अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करना है तो इधर आप गिटार बजा के उसको इम्प्रेस कीजिए, या तो अच्छा सा डांस करवा के आप इम्प्रेस कीजिए। इम्प्रेस करना है हमको, उसी तरह से हमें मार्केट प्राइस पर शेयर कैलकुलेट करना है। तो इधर मैं पी रेशो ऑफ मर्ज्ड एंटिटी से कैलकुलेट करूंगा, वो नहीं है तो पी रेशो ऑफ एक्वायरर लूंगा, वो भी नहीं है तो मैं दोनों की मार्केट वैल्यू को ऐड करके सिनर्जी ऐड करके कैश पेड माइनस करके निकाल लूंगा मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ मर्ज्ड एंटिटी। अब ये तो मार्केट प्राइस पर शेयर आ गया ऑफ मर्ज्ड एंटिटी। अब मार्केट वैल्यू ऑफ द एंटिटी एज अ होल, मर्ज्ड एंटिटी एज अ होल, वो क्या होगा? एमपीएस 80, मतलब मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ मर्ज्ड एंटिटी इनटू नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ एक्वायरर। सिंपल, गॉट इट। ये मार्केट प्राइस पर शेयर था, हमने इसे टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर से मल्टीप्लाई कर लिया तो हमें मार्केट वैल्यू ऑफ 80 आ गई। इसे एक और चीज से जाना जाता है, आप नोट कीजिएगा, विच इज मार्केट कैपिटलाइजेशन। ओके, मार्केट कैपिटलाइजेशन के नाम से भी इसे जाना जाता है। ओके, जो हमने पढ़ते हैं मार्केट कैप, मार्केट कैप, मार्केट कैप, वो होता है मार्केट कैपिटलाइजेशन। ओके, ये थे जो मर्जर इन कैश के तीन मेजर इफेक्ट्स, अर्निंग्स पे, बुक वैल्यू पे और मार्केट वैल्यू पर शेयर पे। नेक्स्ट आता है इफेक्ट ऑफ मर्जर ऑन शेयर होल्डर्स वेल्थ। ओके, अब वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? मर्जर के बाद जो एक्वायरर है और टारगेट है उनको क्या फायदा हुआ या क्या किसी को नुकसान हुआ, वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? आइए, फर्स्ट आता है आफ्टर मर्जर मार्केट प्राइस पर शेयर। वो तो सिंपल है, अपन कैलकुलेट कर लिए थे, एमपीएस 80। अब जो एंटिटी है टारगेट एंटिटी, उसका तो कोई मार्केट प्राइस पर शेयर बचेगा नहीं। ओके, क्योंकि उसके शेयर होल्डर्स तो चले गए, उसका सारा सब कुछ हमारा हो गया, तो वो एंटिटी एग्जिस्टेंस में ही आना बंद हो। तो हम उसका बेस कैसे कैलकुलेट करें कि उसको फायदा हुआ कि नुकसान? तो एज करंट उनके पास क्या है, उनको हमने क्या दिया? कैश दिया। कितना कैश दिया? कैश पर शेयर हमने कितना कैश दिया वो हम कंसिडर करेंगे। ओके, तो पर शेयर अपन ने कितना कैश दिया माइनस प्री मर्जर एमपीएस दोनों का है हमारे पास, एमपीएस ऑफ एक्वायरर, एमपीएस ऑफ टारगेट। गेन और लॉस निकाल लेंगे हम पर शेयर इनटू नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स करेंगे बिफोर मर्जर। ये आप याद रखना, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स बिफोर मर्जर करना, क्योंकि हम इफेक्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। ओके, तो एन ए एन टी, टोटल गेन और लॉस हो जाएगा हमको दोनों को। अब जो ये टोटल गेन और लॉस टू टारगेट है, यही है हमारा ट्रू कॉस्ट ऑफ मर्जर। समझे? ट्रू कॉस्ट ऑफ मर्जर का मतलब ये होता है कि मैंने, समझो उस कंपनी की लायकात या उसकी वैल्यू जो थी वो थी 100 करोड़ की। ठीक है, मतलब कि बेसिक लेमन आपको टर्म्स में मैं समझाऊं तो उसका प्री मर्जर एपीएस था समझो 100 रुपए। ओके, अब मैंने उस बंदे को 100 रुपए की जगह कैश पर शेयर दिया 120 रुपए, क्योंकि मुझे एक वो एक दिख रहा था, एक ग्रोथ दिख रही थी, उनकी कंपनी का पोटेंशियल दिख रहा था, तो मैंने उसे 120 रुपए पर शेयर दिया। और अज्यूम उनके 1 लाख शेयर्स थे, तो 1 लाख इंटू 20 मतलब कितना हुआ? 20 लाख। गॉट इट? 20 लाख। तो एक्चुअली देखा जाए तो मैंने उसको पैसे कितने दिए? 120 रुपए। ठीक है, लेकिन लेकिन थोड़ा लॉजिक लगा, मैंने उसे 120 रुपए दिए, लेकिन 100 रुपए की तो उसकी वर्थ थी ना। प्री मर्जर उसकी वर्थ 100 रुपए की तो थी, मैंने उसे दिए 120 रुपए, मतलब एक्चुअल टर्म्स में, ट्रू टर्म्स में मैंने उसको कितने ज्यादा पैसे दिए वो सोचो आप। उसका वैल्यू, उसकी लायकात थी 100 रुपए की,
मैंने उसे दिए 120 रुपए। मैंने उसे बोलने के लिए 120 रुपए में खरीदा, लेकिन ट्रूली मैंने उसे 20 रुपए पर शेयर में खरीदा है, क्योंकि 100 रुपए जो है वो तो उसकी एक्चुअल वैल्यू थी जो मुझे देनी ही थी एनीवेज। ओके, सो जितना यहाँ पे गेन और लॉस टारगेट का होता है, वो हमारा एक्चुअल ट्रू कॉस्ट ऑफ मर्जर होता है। ओके, कि हमने टारगेट को कितना पैसा कम दिया या ज्यादा दिया एज कंपेयर टू व्हाट इट्स वर्थ वाज बिफोर मर्जर। व्हाट इट ये है, ये था इफेक्ट ऑफ मर्जर ऑन शेयर होल्डर्स वेल्थ। एकदम सिंपल है, बहुत इजीली समझ में आ गया होगा। अब आप समझिए, अपन ने देखा मर्जर इन केस ऑफ कैश ऑफर, फिर हमने तीनों वेरिएबल्स पे उसका इफेक्ट देखा और इफेक्ट ऑन टोटल वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स भी देखा। आपको कुछ भी कॉम्प्लेक्स लगा इसमें? एकदम हम लॉजिक से गए, अर्निंग्स अर्निंग्स कैलकुलेट की, फिर अर्निंग पर शेयर किया, बुक वैल्यू, फिर बुक वैल्यू से बुक वैल्यू पर शेयर, मार्केट प्राइस, फिर टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन और मार्केट वैल्यू कैलकुलेट की। अब मार्केट प्राइस पर शेयर के बेस पे हमने क्या कैलकुलेट किया? हमने कैलकुलेट किया शेयर होल्डर की वेल्थ। अब इतना सिंपल चैप्टर है, बताइए। ओके, आप सिर्फ इतना फोकस करो कि इस चैप्टर को आप ना ओवरथिंक करके या कुछ अपना ही जुगाड़ लगा के चीजें कर रहे हो कि इसको मैं ऐसे कैलकुलेट कर लूंगा, नहीं। सी, ऐसा है कि इस चैप्टर को 100 तरीकों से समझा जा सकता है, लेकिन हम यहाँ पे जो बैठे हैं, ठीक है, हम समझने के साथ साथ ये भी चाहते हैं कि हम एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाके आए, 60 70 80 प्लस ले आए। तो 60 70 80 प्लस आप हैफजार्ड और अनस्ट्रक्चर्ड वे में नहीं ला सकते हैं। आपके पास नॉलेज जरूर होगा, लेकिन उस नॉलेज को अप्लाई करने के लिए यू नीड अ स्ट्रक्चर। ओके, आपको वे चाहिए, एक एक वे, ताकि आप उस चीज को धीरे धीरे अपने अंदर उतार ले, और फिर जब पेपर आए, आप ऐसा सोचते हैं कि मैं अपने लॉजिक्स में बिठा लेता हूँ, वो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन लॉजिक के साथ आपको एक स्ट्रक्चर्ड वे चाहिए। ओके, उस लॉजिक को उस स्ट्रक्चर्ड वे में रन करने के लिए, अगर मैं आपको ये अर्निंग्स का बेसिक नहीं बताऊं कि अर्निंग्स कैसे कैलकुलेट करते हैं मर्ज एंटिटी की, और अर्निंग पर शेयर कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो आप लॉजिक से कर तो लेंगे, लेकिन आपको समय ज्यादा लगेगा, जो हमारा एग्जाम परमिट नहीं करता है। तो हमको समझना एक ऐसे टर्म्स में, एक स्ट्रक्चर्ड टर्म्स में पड़ेगा, ताकि हम एग्जाम में एक्सेल कर पाए। देखो, बहुत सारे लोग ऐसा बोलेंगे कि समझने के लिए पढ़ना चाहिए, एंड आई एग्री टू दैट कि गलत नहीं है ये चीज, लेकिन अगर आप समझने के हिसाब से ही पढ़ते जाओगे, तो मुझे नहीं लगता आप एग्जाम एक्सेल वे में क्लियर कर पाओगे। एग्जाम क्लियर करने के लिए यू नीड अ स्ट्रक्चर, विच इज दिस लॉजिक प्लस अ स्ट्रक्चर्ड वे ऑफ लर्निंग। ओके, मैंने आपको लॉजिक्स भी बता दिए, उस लॉजिक के साथ साथ एक स्ट्रक्चर भी बता दिया कि क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है, ताकि जब भी आपको क्वेश्चन आए, तो आप एकदम हैफाजर्ड थिंकिंग ना चालू कर दे कि अर्निंग्स यहाँ पे है, वैल्यू वहां पे है, ऐसे ऐसे। आप एक एक करके चालू करें, किस किस पे इम्पैक्ट है मर्जर का, तीन चीजों पे ही आएगा, अर्निंग, बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू। अर्निंग कैसे कैलकुलेट करने के बता दिया, बुक वैल्यू बता दिया, मार्केट प्राइस बता दिया। तो जब ऐसे होता है ना, तो आप एग्जाम में अच्छा कर पाते हो। ओके, यही मेरा मोटिव है आप सबके पढ़ाई के लिए। ओके, नेक्स्ट आते हैं, एक और कैलकुलेशन होता है, मैक्सिमम कैश पर शेयर दैट एक्वायरर कैन ऑफर। ओके, ये इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। मैक्सिमम कैश दैट एक्वायरर कैन ऑफर टू द टारगेट कंपनी, मतलब कि मैं एज अ पर्सन, एज अ एक्वायरर, मैं ज्यादा से ज्यादा कितना दे सकता हूं तुमको। ठीक है, अब इसका पीछे का लॉजिक समझते हैं। ठीक है, समझो आप एक्वायरर हो, आपके सामने एक टारगेट कंपनी है, आप दोनों नेगोशिएशन में बैठे हो। आप बोले कि भाई, मैंने तेरी कंपनी स्टडी की और सब मेरे को स्टडी वडी करके पता चला कि भाई तेरी जो कंपनी की वैल्यू है, मैं तुझे तेरे जो भी आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं उसका
₹100 पर शेयर दे सकता हूँ। ओके, सामने वाले को बोला नहीं नहीं यार, हमारे तो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स इतने हैं, ये है, हमारी ग्रोथ अच्छी हो सकती है, हमारे इतने सारे प्रोजेक्ट्स लाइंड अप है, तो मुझे कम से कम ₹200 चाहिए। अब आप विचार विमर्श करते हो, सेटलमेंट करते हो, और एज ए एक्वायरर आप एक चीज बोलते हो कि देख भाई, तेरे सारी चीजों को कंसिडर करके मैं अपना लास्ट ऑफर देता हूँ। लास्ट ऑफर मतलब कि मैं मैक्सिमम तेरे को कैश पर शेयर ₹150 पर शेयर से ऊपर नहीं दूंगा। दैट इज माई मैक्सिमम कैश पर शेयर। तो सर, हम कैसे कैलकुलेट करें कि हम मैक्सिमम कितना दे सकते हैं? अब आप सोचो, ठीक है, कि आप मैक्सिमम कैश कितना दे सकते हो। ठीक है, मेरी जो एक्वायरर कंपनी है, ठीक है, समझो उसका अर्निंग पर शेयर जो है वो ₹100 है। ठीक है, अर्निंग पर शेयर में ₹100। अगर मैं अर्निंग पर शेयर को बेस मान के डिसाइड करूं कि मैं मैक्सिमम कितना दे सकता हूं, तो मैं क्या चाहूंगा कि मैं मैक्सिमम उतना दे सकता हूं जितना मेरा अर्निंग पर शेयर बिफोर मर्जर था। सर समझ नहीं आया, बताओ वापस एक बार, ध्यान से सुनो। मैं उतना ही पैसा तुम्हें दे सकता हूं मैक्सिमम, जब तक मेरा जो प्री मर्जर अर्निंग पर शेयर है वो डाइल्यूट ना हो, वो उसको कुछ फर्क ना पड़े। सी, मैं एक्वायर एक्वायर क्यों कर रहा हूं तुम्हें? ताकि मेरा अर्निंग पर शेयर बढ़े। ठीक है, अब अगर नेगोशिएशंस हो रहे हैं, सामने वाला नहीं मान रहा है, तो मैं मैक्सिमम उतना ही कैश दूंगा जब तक मेरा अर्निंग पर शेयर वैसा का वैसा रहता है प्री मर्जर जैसा। अगर वो प्री मर्जर से कम हुआ तो मैं उतना नहीं दे पाऊंगा। यही हम कैलकुलेट करते हैं मैक्सिमम कैश पर शेयर में। सेम दो बेसिस लेते हैं अपन, अर्निंग पर शेयर, मार्केट प्राइस पर शेयर। ओके, गॉट इट, समझ में आया? ठीक है, कि मेरा जो प्री मर्जर अर्निंग पर शेयर है, मैं उस कैलकुलेशन को नहीं छेड़ सकता। ठीक है, मैं उस वो रहे उतना ही तुम्हें पैसा दे सकता हूँ। ओके, आओ कैलकुलेट करते हैं। On the basis of earning per share, that is earning per share of acquirer must be the same in the merged entity. Post merger earning per share, earn EPS 80 is equal to pre merger earning per share of the acquirer। मतलब कि मैं इतना पैसा तुम्हें दूं ताकि जो मेरा प्री मर्जर अर्निंग पर शेयर है, जो मेरा पोस्ट मर्जर अर्निंग पर शेयर है, वो प्री मर्जर जितना रहे उतना मैं पैसे गिरा सकता हूँ, उससे नीचे नहीं गिरा सकता। Post merger earning per share is earnings 80 divided by number of shares of acquirer. Earning per share of A is simple। अब जो E80 है is equal to, so earnings of merged entity is equal to earnings of A, acquirer earnings of target synergy, जो हमने exactly कैलकुलेट किया था, कैश पर शेयर टू नंबर्स ऑफ टारगेट, इंटरेस्ट रेट 1 माइनस टैक्स रेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ एक्वायर। क्योंकि ये कैश है, इसमें शेयर्स का लेन देन है नहीं, तो एन ए हमेशा एक्वायरर का ही रहेगा मर्ज एंटिटी में, इक्वल टू अर्निंग पर शेयर। अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व करें कैश पर शेयर को एक्स मान के। एक्स मान के मतलब, सर एक्स एक्स कमीनो वापस आओ, एक्स मान के मतलब मिसिंग फिगर मान के। ओके, बात तो सही है, मिसिंग फिगर तो थी सर, ये खराब बच्चे हैं सब किसी। तो इसको एक्स मान के कैलकुलेट करना, तो जो भी आएगा उतना आप मैक्सिमम कैश पर शेयर एक्सेप्ट आप दे सकते हो उन्हें। उसी तरीके से जैसे हमने अर्निंग को बेस मान के कैलकुलेट किया, हम मार्केट प्राइस पर शेयर को बेस मान के कैलकुलेट करेंगे। मार्केट प्राइस ऑफ एक्वायरर मस्ट बी द सेम इन द मर्ज्ड एंटिटी। पोस्ट मर्जर अर्निंग पर शेयर इज इक्वल्स टू प्री मर्जर मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ एक्वायरर। ईपीएस 80 पर पोस्ट मर्जर अर्निंग पर शेयर मतलब अर्निंग पर शेयर ऑफ मर्ज्ड एंटिटी क्या था, अर्निंग पर शेयर ऑफ 80। अर्निंग पर शेयर ऑफ 80 मतलब अर्निंग पर शेयर ऑफ मर्ज्ड एंटिटी इनटू पीई रेशो ऑफ मर्ज्ड एंटिटी।
इनटू मार्केट प्राइस पर शेयर। ईपीएस 80 जैसे हमने कैलकुलेट किया, ओके, ये पूरा इनटू पी रेशो। मैंने वापस नहीं लिखा बिकॉज सेम सेम रिपीटेशन हो जाती है, ओके। और इसको एमपीएस ऑफ एक्वायरर के साथ इक्वेट करके आप अगेन कैश पर शेयर को एज अ बैलेंसिंग फिगर निकाल लें। अब थोड़ा थोड़ा अगर याद होगा आपको, जब एमपीएस हम कैलकुलेट कर रहे थे मर्ज्ड एंटिटी का, तब मैंने आपको बोला था अगर पी रेशो ऑफ मर्ज्ड एंटिटी नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, हाँ, हम पी रेशो ऑफ एक्वायर्ड का यूज करेंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी। सेकंड, अगर वो भी नहीं देखे तो हम क्या करेंगे, थोड़े लंबे रूट से जाएंगे, ठीक है। वैल्यू ऑफ एक्वायरर प्लस वैल्यू ऑफ टारगेट प्लस सिनर्जी माइनस कैश पेड पर शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ टारगेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ एक्वायरर इनटू मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ, सॉरी, इक्वल टू मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ एक्वायरर। एग्जैक्टली वही सेम है जो हमने मार्केट प्राइस पर शेयर का कैलकुलेट किया था, ओके। वी ऑफ ए, वी ऑफ टी, दिस। बस अब हम इसको इक्वेट करेंगे मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ एक्वायरर से, सेम हम कैश पर शेयर कैलकुलेट करेंगे, ओके। गॉट इट, सिंपल। अब ये हो गया कि मैक्सिमम प्राइस पर, मैक्सिमम कैश पर शेयर दैट एक्वायरर कंपनी कैन ऑफर। अब सर, जैसे मैक्सिमम कैश पर शेयर एक्वायरर कंपनी ऑफर करती है तो हम ऐसा कैलकुलेट करते हैं कि मैक्सिमम कैश पर शेयर एक्सेप्टेबल टू टारगेट कंपनी। आप सोचो आपने अभी क्या बोला कि मैक्सिमम कैश पर शेयर एक्सेप्टेबल टू टारगेट कंपनी। इस पूरे ब्रह्मांड में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसे पैसा नहीं चाहिए। तो अगर आप टारगेट कंपनी को बोलोगे कि भाई तू बता मैक्सिमम कैश पर शेयर एक्सेप्टेबल टू यू, तो वो क्या बोलेगा, वो बोलेगा 100 रुपए, 120 रुपए, 150 रुपए। वो नंगा कर देगा तुमको, भाई हमको चाहिए ही चाहिए क्योंकि तुमने पूछा है। तो लॉजिकली ये सोचना ही गलत है, ठीक है, कि मैक्सिमम कैश पर शेयर एक्सेप्टेबल टू टारगेट कंपनी, क्योंकि वो तो ए का जेड बोल सकता है सर। 100 का वैल्यू होगा, वो बोलेगा मेरे को 1 लाख रुपए चाहिए क्योंकि आपने पूछा, आप दे रहे हो मैक्सिमम तो मैं बता रहा हूँ। तो ये लॉजिकली गलत है। हम लॉजिकली क्या सही होगा फिर, थोड़ा सोचो लॉजिकली क्या सही होगा, 5 सेकंड सोचो। लॉजिकली ये सही होगा कि भाई मैं ये सोचूं कि मिनिमम कैश एक्सेप्टेबल टू टारगेट कंपनी। बात तो सही है। अगर एक्वायरर कंपनी ये बोल सकता है कि मैं 150 रुपए से ज्यादा नहीं दे सकता, तो जो टारगेट कंपनी है वो बोलेगी कि मैं से 160 से नीचे लूंगा ही नहीं, लूंगी ही नहीं। दैट इज व्हाट इज नोन एज मिनिमम कैश एक्सेप्टेबल टू टारगेट कंपनी, कि कम से कम टारगेट कंपनी को इतना तो चाहिए, इससे नीचे मानेगी नहीं, ओके। सो मिनिमम कैश एक्सेप्टेबल टू टारगेट कंपनी इज इक्वल टू मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ टारगेट कंपनी बिफोर मर्जर। सिंपल, एकदम सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल समझ में आएगी कि भाई कम से कम मुझे मेरा जितना मार्केट प्राइस पर शेयर है उतना मुझे मेरा पैसा चाहिए। वॉट इट। अब आप बोलोगे सर इसमें अर्निंग पर शेयर क्यों नहीं बोला। बच्चों एक चीज समझो, हाँ, मार्केट प्राइस पर शेयर हमेशा ज्यादा होता है। आप कंपनी को, सॉरी, आप कोई भी कंपनी को सोलली एंड सोलली उसके अर्निंग के बेसिस पे आप जज ही नहीं कर सकते। आप सोचो, बोट, लेंस कार्ड तो अभी अभी प्रॉफिटेबल हुआ है, ओके। फिर शादी.com, जितने भी शार्क्स हैं, आपको क्या लगता है इनकी कंपनियां करोड़ों रुपए एज प्रॉफिट्स कमा रही है। बिल्कुल नहीं। इनकी कंपनियां सिर्फ सिर्फ लॉसेस कर रही हैं, वो भी बड़े बड़े, 100, 200, 500, 1000 करोड़ के लॉसेस। तो क्या इनका वैल्यूएशन तो उस हिसाब से नेगेटिव हो जाना चाहिए और इनका जो मार्केट प्राइस पर शेयर है वो भी गिर जाना चाहिए, लेकिन नहीं, वो तो बढ़ते ही जा रहा है। बिकॉज मार्केट प्राइस पर शेयर जो है वो अर्निंग नहीं देखता है,
वो पोटेंशियल देखता है। ओके, आप समझो मार्केट प्राइस पर शेयर जो है वो कृष्ण जी है। कृष्ण जी आपका जैसे पोटेंशियल देखते हैं, भगवान आपका पोटेंशियल देखते हैं, वो आपकी करंट स्थिति नहीं देखता, वो आपके पोटेंशियल पे आप पे बेट करते हैं। ओके, कृष्ण जी ने अर्जुन के पोटेंशियल पे उसके साथ लड़े थे, ना कि उनकी करंट स्थिति के हिसाब से। बस, तो मार्केट प्राइस पर शेयर जो है वो करंट स्थिति के साथ जो होता है, वो प्रोजेक्शन, वो फ्यूचर, वो ग्रोथ को भी कंसिडर करता है। इसीलिए मार्केट प्राइस पर शेयर इज द बेस्ट टर्म्स फॉर मिनिमम कैश एक्सेप्टेबल टू द टारगेट कंपनी। ओके, नेक्स्ट आते हैं मर्जर एंड एक्विजिशन वाया स्टॉक डील। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस इस ही चैप्टर से बनने वाले हैं, इसी पोर्शन ऑफ चैप्टर से बनने वाले हैं। इन मर्जर एंड एक्विजिशन वाया स्टॉक डील मतलब शेयर डील, द कमर्शियल कंसिडरेशन इज शेयर्स। The acquirer of the company issues shares to the target company on the basis of exchange ratio. Okay. Number of shares to be issued is equal to number of shares of target into exchange ratio. अब सर ये एक्सचेंज रेशो क्या है? एक्सचेंज रेशो जैसे हमने ऊपर कैलकुलेट किया था कि जो भी शेयर्स का लेन देन होगा वो सिंपली 1:1 नहीं हो सकता, बिकॉज बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं व्हेन यू एक्वायर कंपनी, यू मर्ज कंपनी। तो जितने भी टारगेट के शेयर्स हैं, मैं उसे एक्सचेंज रेशो के अकॉर्डिंगली उसे शेयर्स दूंगा। जैसे ऊपर जो हमारा एग्जांपल था उसमें 0.5 का एक्सचेंज रेशो निकला था, मतलब कि फॉर 1 शेयर ऑफ टारगेट 0.5 शेयर्स ऑफ एक्वायरर वुड बी इशूड। अगर टारगेट के 100 शेयर्स है तो 0.5 मतलब कि 50 शेयर्स इशू किए जाएंगे। ओके, वेर इन NT इज इक्वल्स टू शेयर्स ऑफ टारगेट कंपनी, एक्सचेंज रेशो इज ER। अगेन, जब भी मर्जर होगा इस चैप्टर में AFM पर्पस से तीन ही जगह इंपैक्ट आएगा, अर्निंग्स, बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू। ओके, अब एक एक करके देखते हैं क्या क्या चीजों पे कैसे कैसे इंपैक्ट आएगा। फर्स्ट आएगा चेंजेस इन अर्निंग्स आफ्टर मर्जर। फर्स्ट, अर्निंग्स ऑफ मर्ज्ड एंटिटी इज इक्वल्स टू अर्निंग्स ऑफ एक्वायरर, अर्निंग्स ऑफ टारगेट प्लस सिनर्जी। अरे ये तो सर बहुत इजी था, पिछली बार कैश पेड, इंटरेस्ट रेट, 1 - टैक्स रेट, ये वो। क्योंकि इसमें हम कैश पे ही नहीं कर रहे हैं, जब पे ही नहीं कर रहे हैं तो बोरो क्यों करेंगे? तो सिंपली अर्निंग्स ऑफ जो मर्ज एंटिटी है वो है अर्निंग्स ऑफ एक्वायरर, टारगेट एंड सिनर्जी। ओके, अब अर्निंग पर शेयर ऑफ एक्वायर्ड सॉरी ऑफ मर्ज एंटिटी इज इक्वल्स टू अर्निंग्स ऑफ मर्ज एंटिटी डिवाइडेड बाय NAT। ये है नई चीज, नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ मर्ज्ड एंटिटी। अब नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ मर्ज्ड एंटिटी क्या होते हैं, आओ ये देखते हैं। यहाँ हम क्या बोल रहे हैं कि हम टारगेट को शेयर्स इशू करेंगे। तो इससे पहले जो कैश ऑफर था उसमें क्या होता था, NA इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ एक्वायरर विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ मर्ज्ड एंटिटी। ओके, क्योंकि कैश दे रहे थे हम, शेयर्स का कुछ लेन देन था ही नहीं। अब जब शेयर्स का लेन देन आ रहा है तो अब क्या होगा, NAT, ये एक टर्म आई है विच इज NA क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ एक्वायरर। और हम एक्वायरर कंपनी के इन कमर्शियल कंसिडरेशन कितने शेयर्स दे रहे हैं? सोचो सोचो, कहाँ कैलकुलेट किया था, कितने शेयर्स दे रहे हैं? इतने, NT इंटू ER, मतलब कि इंटू ER, मतलब मर्ज्ड एंटिटी के शेयर्स कितने होंगे, नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ एक्वायरर जो भी था, प्लस क्या होगा, नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ टारगेट इनटू एक्सचेंज रेशो। हम एज अ एक्वायरर अपने कितने शेयर्स इशू करेंगे, वो क्या था, जो भी टारगेट के शेयर्स होंगे
उसको एक्सचेंज रेशो के अकॉर्डिंगली हम अपने शेयर्स देंगे मतलब वो हमारे शेयर्स में और इंक्लूड होंगे, मतलब कि जो हम नए शेयर्स इशू करेंगे वो भी तो मेरे शेयर कैपिटल में आएंगे, वो भी तो मर्ज्ड एंटिटी के शेयर्स बनेंगे। बस NAT इज दिस ओनली। NA नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ एक्वायरर प्री मर्जर, ये याद रखना, प्री मर्जर प्लस नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ टारगेट इनटू एक्सचेंज रेशो। ये एक नई चीज थी। ओके, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ मर्ज्ड एंटिटी हम करेंगे, लिख देता हूं मैं नीचे तो क्या अच्छा रहेगा। ओके, NAT is equal to NA plus NT into exchange ratio। Got it, समझ आ गया। नेक्स्ट, ये था अर्निंग्स। अब चेंजेस इन बुक वैल्यू आफ्टर मर्जर। ओके, बुक वैल्यू ऑफ मर्ज्ड एंटिटी अगेन क्या होगा, शेयर कैपिटल रिजर्व्स ऑफ एक्वायरर प्लस रिजर्व्स ऑफ टारगेट कंपनी। रिजर्व्स ऑफ टारगेट क्या होंगे, उनका जो भी बुक वैल्यू होगा, बुक वैल्यू मतलब शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स ऑफ टारगेट माइनस उनके हमने शेयर होल्डर्स को कितना पैसा दिया। ओके, कितना पैसा दिया। अब सर वापस आप पैसा बोल रहे हो, करेक्ट। अगर आपने ये चीज नोटिस की, बहुत अच्छा, मतलब आप उस कैश से निकल के शेयर्स में ऑलरेडी आ चुके हो, गुड। तो बुक वैल्यू ऑफ टारगेट माइनस हमने उनको कितने शेयर्स दिए, तो जितने हमने शेयर्स दिए एनटी इंटू ईयर इंटू फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स ऑफ एक्वायरर। ओके, क्योंकि हम बुक वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं इसलिए हम फेस वैल्यू ही कंसिडर करेंगे। जो भी बचा वो रहेगा रिजर्व्स ऑफ टारगेट, और इससे आ जाएगी हमारी बुक वैल्यू ऑफ टारगेट। सेकंड आएगा BVPS 80 विच इज बुक वैल्यू ऑफ टारगेट एक्वायरर एंड टारगेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ एक्वायरर एंड टारगेट। गॉट इट, समझ में आया, एकदम सिंपल, ये एग्जैक्टली सेम था, कुछ भी खास फर्क नहीं था इसमें। नेक्स्ट आता है चेंजेस इन मार्केट वैल्यू आफ्टर मर्जर। ओके, MPS 80 is equals to earning per share 80 into P ratio of merged entity। अगेन अगर P ratio merged entity का नहीं दिया है तो फर्स्ट प्रायोरिटी किससे जाएगी, P ratio of acquirer, नहीं तो वैल्यू ऑफ A प्लस वैल्यू ऑफ T प्लस सिनर्जी डिवाइडेड बाय NAT नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ मर्ज्ड एंटिटी। गॉट इट, समझ में आया है। अब अगेन यहाँ पे कैश क्यों माइनस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कैश का लेन देन ही नहीं है, सिर्फ शेयर्स ही है, शेयर्स का इम्पैक्ट हमने यहाँ दे दिया है। नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ मर्ज्ड एंटिटी, मतलब अगेन मार्केट कैपिटलाइजेशन। सो मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो MPS 80 मर्ज एंटिटी का मार्केट प्राइस पर शेयर इनटू NAT मर्ज्ड एंटिटी के शेयर्स। अब इफेक्ट ऑफ मर्जर ऑन शेयर होल्डर्स वेल्थ, एग्जैक्टली सेम हम कैलकुलेट करेंगे। इसमें आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि इसके क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। ओके, कंसिडरिंग MPS एज अ फैक्टर ऑफ डिटर्मिनेशन आफ्टर मर्जर, MPS 80 जो एक्वायरर का है वो लिख लिया हमने। अब जब कैश डील थी तो हम क्या लेते थे कि प्री मर्जर अर्निंग पर शेयर होता ही नहीं था, तो हम क्या करते थे, प्री मर्जर अर्निंग पर शेयर के बजाय हम कैश पेड पर शेयर लेते थे। लेकिन यहाँ कैश तो है नहीं, तो हम क्या लेंगे, यहाँ पे इक्विवेलेंट MPS करके एक कॉन्सेप्ट आता है। इक्विवेलेंट MPS मतलब जो भी MPS आफ्टर मर्जर है उससे हम एक्सचेंज रेशो से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, ताकि हमें जो भी मर्ज्ड एंटिटी में MPS है, ओके, जो भी मर्ज्ड एंटिटी में MPS है उसमें टारगेट का कितना हिस्सा है उतना हम कैलकुलेट कर पाए। समझ में आई आपको, चीज समझ में आई क्या आपको? ठीक है, कैश में क्या था कि हमने उनको कैश दिया तो हम क्वांटिफाई कर सकते थे कि भाई इतना हमने कैश दिया, तो उतना हम कंसिडर करके आगे बढ़ सकते थे। अब क्योंकि हमने कैश नहीं दिया है, वो एंटिटी नहीं है, तो अब क्या है हमारे पास, उस एंटिटी का सिर्फ एक एक्सचेंज रेशो है जिसपे हमने शेयर्स का लेन देन कैलकुलेट किया था, तो उसी MPS को कंसिडर, उसी एक्सचेंज रेशो को कंसिडर करते हुए
हम आफ्टर मर्जर जो अर्निंग पर शेयर है, आफ्टर मर्जर जो अर्निंग पर शेयर है उसको हम एक्सचेंज रेशो से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास आएगा एडजस्टेड मार्केट प्राइस पर शेयर लेसर बिफोर मर्जर अर्निंग पर शेयर दोनों का, एमपीएसए एमपीएसटी, गेन और लॉस पर शेयर आ गया, नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग विच इज एनए एंड एनटी, टोटल गेन और लॉस आएगा हमारे पास। अगेन इस केस में भी जो भी टोटल गेन और लॉस होगा शेयर होल्डर्स को, वही मेरा ट्रू कॉस्ट ऑफ मर्जर होगा, जिसका मैंने एकदम लॉजिकली एक्सप्लेनेशन कैश के पॉइंट पे दिया था। ओके, नेक्स्ट, कंसिडरिंग अर्निंग पर शेयर एज अ फैक्टर। अब कंसिडरिंग है अर्निंग पर शेयर एज अ फैक्टर ऑफ डिटर्मिनेशन। सो आफ्टर मर्जर अर्निंग पर शेयर ले लेंगे हम। ओके, इक्विवेलेंट ईपीएस दिया, हम एग्जैक्टली वैसे ही कैलकुलेट करेंगे जैसे हमने इक्विवेलेंट एमपीएस कैलकुलेट किया। बिफोर मर्जर ईपीएस ए ईपीएस टी, गेन और लॉस पर शेयर, नंबर ऑफ शेयर्स, टोटल गेन और लॉस, एंड अगेन जो भी ट्रू कॉस्ट ऑफ मर्जर होगा वही, सॉरी, जो भी टोटल गेन और लॉस होगा शेयर होल्डर्स को ऑफ टारगेट इज वुड बी माय, दैट वुड बी माय ट्रू कॉस्ट ऑफ मर्जर। गॉट इट? एग्जाम में आपको अगर किसी एक तरीके से मेंशन करने बोला है तो आप कर सकते हैं, अगर कहीं मेंशन नहीं है तो आप दोनों ही करके आइए सेफर साइड के लिए। 5 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा बट यू वुड बी सेफ। ओके, नेक्स्ट आता है मैक्सिमम एक्सचेंज रेशो दैट एक्वायरर कंपनी कैन ऑफर। सॉरी, ऑन द बेसिस ऑफ अर्निंग पर शेयर। अगेन एग्जैक्टली अब याद कीजिए, मैक्सिमम कैश पर शेयर हम करते थे, अब यहाँ कैश नहीं है, हम यहाँ पे क्या एक्सचेंज रेशो के बेसिस पे पैसा दे रहे हैं, तो मैक्सिमम एक्सचेंज रेशो। गॉट इट? सो ऑन द बेसिस ऑफ अर्निंग पर शेयर, अगेन आफ्टर मर्जर अर्निंग पर शेयर इज इक्वल टू बिफोर मर्जर अर्निंग पर शेयर, EAT डिवाइडेड बाय NAT इज इक्वल टू EPS ऑफ एक्वायरर। अब यहाँ पे अर्निंग्स ऑफ AT जो है, जिसमें अर्निंग्स ऑफ AT प्लस एनर्जी आएगा, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ एक्वायरर प्लस, यहाँ पे कैश है नहीं तो नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ टारगेट इनटू एक्सचेंज रेशो। अब यहाँ पे हमें इक्वेशन सॉल्व करके फाइंड करना है एक्सचेंज रेशो एज अ बैलेंसिंग फिगर, क्योंकि इसी के बेस पे टारगेट को कमर्शियल अपना कंसिडरेशन मिलने वाला है। पिछली बार कैश मिल रहा था तो हम कैश कैलकुलेट कर रहे थे, यहाँ एक्सचेंज रेशो मिल रहा है तो हम एक्सचेंज रेशो कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि NT फिक्स है, NA फिक्स है, अर्निंग्स भी फिक्स है, EPS ऑफ एक्वायरर भी फिक्स है। गॉट इट? ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट प्राइस पर शेयर, as simple as that, after price, after merger MPS, before merger MPS, EPS AT is equals to PE ratio into PE ratio of merged entity which is equal to MPS of acquirer. Again अगर PE ratio of merged नहीं है तो PE ratio of acquirer, अगर वो भी नहीं है तो value of A, value of T plus synergy divided by NA plus NT into ER which is equal to MPS of acquirer. Got it? समझ में आया? मैं फास्ट इसीलिए गया क्योंकि अब इसमें कुछ भी समझाने जैसा नहीं, मैंने आपको एकदम प्यार से, शांति से, लॉजिकली आपको कैश वाले इसमें ये सारी चीजें समझाई थी। जो इसमें नई थी जैसे NAT था और कैश का इम्पैक्ट कहाँ कहाँ नहीं था वो मैंने आपको अच्छे से समझाया, वरना ये एग्जैक्टली सेम रेपिटेटिव चीजें, सब की सब सेम रेपिटेटिव चीजें। आप एक दो बार ये वीडियो देखिए, आपको सब मुंह जबानी आपको रिमेम्बर रहेगा, और एग्जाम में भी आप इसी स्ट्रक्चर में आप फॉलो कीजिएगा तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं जाएगी आपको। अगेन सॉल्व द इक्वेशन टू फाइंड द एक्सचेंज रेशो। अब मिनिमम एक्सचेंज रेशो एक्सेप्टेबल टू द टारगेट कंपनी। अब क्योंकि यहाँ पे कैश का लेन देन नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ शेयर्स का लेन देन हो रहा है, तो हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि भाई मिनिमम कितना शेयर्स दे तेरे को मार्केट प्राइस पर के हिसाब से, वो क्या परफेक्टली कैलकुलेट नहीं होगा। तो इसको आइए हम देखते हैं। जब मैक्सिमम पर केस, मैक्सिमम एक्सचेंज रेशो में एक्वायरर ये बोल रहा था कि भाई मेरा जो एक्सचेंज रेशो है
वो मैं गिरने नहीं दूंगा। मेरा जो अर्निंग पर शेयर या मार्केट प्राइस पर शेयर है, वो मैं प्री मर्जर जितना ही रखना चाहूंगा, वो मैं गिरने नहीं दूंगा। तो यहाँ पर टारगेट भाई साहब ने भी बोला कि भाई कम से कम मुझे तो इतना चाहिए कि भाई मेरा जो प्री मर्जर अर्निंग पर शेयर या मार्केट प्राइस पर शेयर है, वो वैसा का वैसा रहे। तो अब जब हम मिनिमम कैश एक्सेप्टेबल टू टारगेट कंपनी निकाल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे कि उसका जो प्री मर्जर अर्निंग पर शेयर है, बिफोर मर्जर अर्निंग पर शेयर ईपीएस है, वो इक्विवेलेंट एमपीएस से हम इक्वेट करेंगे। क्योंकि 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 मर्ज्ड एंटिटी में जब हम टारगेट कंपनी का इक्विवेलेंट एमपीएस निकालते हैं, वो उस टारगेट एंटिटी का हम ऐसा अज्यूम करते हैं दैट इट इज पोस्ट मर्ज्ड अर्निंग पर शेयर ऑफ टारगेट कंपनी। एक्चुअली ये कोई टर्म नहीं है, कुछ भी इसका एग्जिस्टेंस नहीं है। ओके, इट्स जस्ट व्हाट आई नोटिस। ओके, अगर मैं एकदम सिंपल टर्म्स में बताऊं तो ओके, इसका लॉजिकली कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये बिल्कुल गलत भी बोल सकता हूं मैं, बट थोड़ा आप अगर नोटिस करने के हिसाब से सोचें तो आप ऐसा सोच सकते हैं। ओके, उससे ज़्यादा मत सोचना। तो मैंने क्या बोला कि प्री मर्जर जो मेरा बिफोर मर्जर अर्निंग पर शेयर है, वो कैसा रहना चाहिए, वो पूरा का पूरा वैसा ही रहना चाहिए। तो प्री मर्जर अर्निंग पर शेयर को हम इक्विवेलेंट अर्निंग पर शेयर से इक्वेट करते हैं, जो हमने वो टेबल में देखा। ओके, इक्विवेलेंट अर्निंग पर शेयर। तो इक्विवेलेंट अर्निंग पर शेयर क्या था? ईपीएस ऑफ मर्ज्ड एंटिटी इनटू एक्सचेंज रेशियो। ईपीएस ऑफ मर्ज्ड एंटिटी इज ईएटी डिवाइडेड बाय एनए प्लस एनटी इनटू एक्सचेंज रेशियो, होल ब्रैकेट, एक मिनट, होल ब्रैकेट इनटू एक्सचेंज रेशियो, क्योंकि हम इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर रहे हैं। ओके, सो इज इक्वल टू अर्निंग पर शेयर ऑफ टारगेट। गॉट इट? जो मर्ज्ड एंटिटी में टारगेट का हिस्सा है, उतना ही मुझे चाहिए, उतना ही मैं एक्सचेंज रेशियो एक्सेप्ट कर सकता हूँ। कितना? जितना मेरा अर्निंग पर शेयर एक्चुअली में बिफोर मर्जर एज अ सिंगल इंडिविजुअल कंपनी था। अब आपको पक्का समझ में आ गया होगा, ठीक है? इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, एक्सचेंज रेशियो बैलेंसिंग फिगर रहेगा। नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट प्राइस पर शेयर। ओके, ये भी एज सिंपल एज दैट वैसा ही है। इक्विवेलेंट एमपीएस पर शेयर इज इक्वल टू बिफोर मर्जर मार्केट प्राइस पर शेयर। मतलब कि मेरा जो मार्केट प्राइस पर शेयर है बिफोर मर्जर एज अ सिंगल इंडिविजुअल टारगेट कंपनी, वो उतना मुझे कम से कम अपने कैश सॉरी अपने एक्सचेंज रेशो के अकॉर्डिंगली मुझे शेयर्स चाहिए। तो इक्विवेलेंट मर्ज्ड एंटिटी में एमपीएस जो टारगेट कंपनी का होता है, वो होता है इक्विवेलेंट एमपीएस, which is equal to MPS of merged entity into equivalent exchange ratio, EPS 80 into PE ratio into exchange ratio। ओके, इसको भी हम ब्रैकेट में डाल देते हैं। ओके, इसको भी डाल देते हैं। सो EPS 80 into PE ratio of merged entity into exchange ratio। अब EPS ऑफ मर्ज एंटिटी को हम ओपन करेंगे, और पी रेशो एग्जैक्टली सेम, और एक्सचेंज रेशो, अब यहाँ दो जो एक्सचेंज रेशो है उसे हम बेस मान के, मिसिंग फिगर मान के, एक्स मान के हम कैलकुलेट करेंगे। ओके, सेम पी रेशो मर्ज्ड एंटिटी का नहीं दिया है तो एक्वायरर का देखो, एक्वायरर का भी नहीं दिया है तो वैल्यू ऑफ ए प्लस वैल्यू ऑफ टारगेट प्लस सिनर्जी इनटू एक्सचेंज रेशो। क्योंकि ये इक्विवेलेंट है इसीलिए हम एक्सचेंज रेशो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि ये मिनिमम कैश एक्सेप्टेबल टू टारगेट कंपनी है, टारगेट कंपनी के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं, इसीलिए एक्सचेंज रेशो से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ टारगेट सॉरी एक्वायरर प्लस नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ टारगेट इनटू एक्सचेंज रेशो। आप एक्सचेंज रेशो को सॉरी आप एक्सचेंज रेशो को एक्स मानते हुए पूरी कैलकुलेशन कीजिए। ऑल सॉर्टेड। ये था पूरा
basically what it means, sorry, what it was for acquisition, merger through what, through shares. ये भी बहुत सिंपल था, बहुत इजी था, मैंने आपको एक एक चीज बहुत ही इन डेप्थ इन डिटेल समझाई है। ओके, आप धीरे धीरे सारी चीजें, एक बार आप इंस्टीट्यूट के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, आपको सारी चीजें क्रिस्टल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। ओके, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी, कोई भी इशू आपके पास नहीं बचेगा। नेक्स्ट आता है, इस एक्विजिशन प्रॉफिटेबल और नॉट, फाइनेंशियल फीजिबिलिटी। मतलब कि फाइनेंशियल फीजिबिलिटी मींस वेदर द एक्विजिशन इज बेनिफिशियल और नॉट। बेनिफिशियल का मतलब जो भी मेरा एक्विजिशन है वो मुझे प्रॉफिट देगा या नहीं। सोचो, सोचो क्या हो सकता है ये। ठीक है, आप, मैं जानता हूँ कई लोग आपने सोच भी लिया होगा। इट्स जस्ट अपन एनपीवी कैलकुलेट करते हैं, बस वैसा ही है। इट फॉलोज द कॉन्सेप्ट ऑफ एनपीवी, दैट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश इनफ्लोज फ्रॉम द टारगेट कंपनी। टारगेट कंपनी जुड़ने से मेरे धंधे में, मेरी मर्ज्ड एंटिटी में कितना प्रॉफिट हो सकता है, माइनस मैंने एक्वायरिंग कंपनी को टारगेट कंपनी को एक्वायर करने के लिए कितने पैसे दिए हैं। टारगेट कंपनी को मैंने क्या क्या दिया, कैश दिया होगा तो शेयर्स दिया होगा, ठीक है, या तो उनका कोई क्लेम्स डेट क्रेडिटर्स होंगे उसको मैंने पे ऑफ करने का वादा किया होगा, या कोई और एनी टाइप ऑफ कंसिडरेशन जो मैंने एक्वायर करने के लिए टारगेट कंपनी को दिया था। अब if NPV is positive, we shall accept the acquisition. If NPV is negative, we shall avoid the acquisition. Okay. ये था पूरा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ व्हाट आई वुड से मर्जर एंड एक्विजिशन। इसके बाद बहुत सारी थ्योरी है जो हम थ्योरी चैप्टर का जब मैं रिवीजन डालूंगा, इस मंथ के एंड में ही डालूंगा, जो हम बहुत इन डिटेल अच्छे से रिवाइज करेंगे। ओके, एकदम निश्चिंत रहिए आप। ठीक है, मैंने जितना मर्ज एंड एक्विजिशन आपको पढ़ाया है, प्रैक्टिकली इसके बाहर कुछ भी नहीं आ सकता। बस आप हैफाजार्ड लॉजिकल थिंकिंग की जगह एक स्ट्रक्चर्ड लॉजिकल थिंकिंग में जाइए। ओके, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि एक पर्टिकुलर वे में सोचो, रटो, नहीं, बस लॉजिक को अलती भलती चीजों पे मत लगाओ, फोकस अपना एग्जाम क्लियर करने पे है। जब अपना फोकस एग्जाम क्लियर करने पे होता है तब हम और बाकी चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। वरना अगर मर्जर एक्विजिशन को पढ़ाने जाऊँ ना, तो पूरा एएफएम जितनी देर में पढ़ सकते हैं इंसान, 100 सवा 100 घंटे, उतनी ही देर में मैं सिर्फ मर्जर एक्विजिशन पढ़ाऊँ, अगर मैं एकदम इन डेप्थ जाने लग जाऊँ तो। लेकिन हमारे हमको जब पास होने के लिए वो नीड नहीं है, तो वो चीज़ मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। मेरा मोटो आपको इतना स्पेसिफिक रखने का होगा ना, इतना स्पेसिफिक कि आप उन सारी चीज़ों सो इन सारी चीज़ों जो एकदम रेलेवेंट नहीं है, उसे सिर्फ आप एक टच दे, ताकि आपको पता रहे कि अगर 1% ऑफ द केस में वैसा कुछ आ गया तो आप उसको टैकल कर पाए। गॉट इट? तो ये था अपना पूरा रिवीजन मर्जर और एक्विजिशंस का। ओके, आई एम श्योर आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा ये चीज़। एंड अगर आपको कोई भी सजेशन देना है मुझे, आई एम रियली रियली ओपन टू ऑल यू गाइस। आपको कुछ ऐसा लगता है कि मुझे और कुछ इंक्लूड करना चाहिए, कुछ भी आपको लगता है जिससे मैं एक बेटर और अच्छे से तरीके से आपको समझा पाऊँ, या करंटली मेरे पढ़ाने में, मेरे टीचिंग वे में कुछ भी आपको ऐसा लगता है जो इम्प्रूव हो सकता है, तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा। आई विल बी श्योरली 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 वर्किंग ऑन दैट। एंड विद दैट, बाय बाय टू दिस सेशन। एंड वन मोर थिंग गाइस, मैं आपके लिए जो मैंने बोला था एक रिवॉल्यूशनरी टेस्ट सीरीज लाने वाला हूँ, वो मैं जल्द ही विद इन फ्यू डेज लॉन्च करने वाला हूँ। तो स्टे ट्यून्ड ऑन माई चैनल, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर इट टू ऑल योर फ्रेंड्स who thinks AFM is a tough subject and it's not easy for them to score. I'll be the catalyst between your CA final result, successful CA final result, and
the current you. So with this, bye bye, take care.